हमारी अमेजिंग आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन आओ आज देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से। उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल के शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर के साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में। तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार? तो देखो, जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आओ उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या तो अब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी कुछ ऐसे। और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीजों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। अब देखो, आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए, तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए आइरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीजों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीजों को देखने के लिए। तो उस टाइम आइरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीजों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्यूपिल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी प्यूपिल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी प्यूपिल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस, और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो, इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर का ही तो बना हुआ है। अब देखो, कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना, वो एयर से आ रही हैं, और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपिल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना, ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो, इस पीछे वाले सरफेस को
इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना, तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिसपे कि इमेज बन सके। अब देखो, तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पर इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है। यानी कि उस पे अगर इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास। और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है, और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं, बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है, ताकि लाइट इससे पास कर सके। अब देखो, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी है, और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है, और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आओ एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो, ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है, और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना, ये और ज़्यादा कर्व्ड हो जाने वाली है। और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है, और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो, हमारी आंखें अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पे बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा, और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं। और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो, ये होगी रे डायग्राम, पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो, इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए, कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली हैं यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली हैं। लेकिन देखो, अगर अभी भी तुम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली हैं। लेकिन इस बार लेंस को रेस को, इनकमिंग रेस को ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो, मैं यहाँ पर रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती। लेकिन हमारे लेंस ने अब इन इनकमिंग रेस को इतना बेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से बेंड कर दिया है, ताकि ये यहाँ रेटिना पे फोकस हो पाए। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस को ज़्यादा बेंड करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड है लेंस की। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो हमें लो पावर रिक्वायर्ड होती है, लो बेंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो देखो कैसे अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए हमें अलग अलग पावर की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यार, हमारी आंखों में लेंस तो एक ही है, हम लेंस को तो बदल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेंस के कर्वेचर को बदल देते हैं, इसे पतला और मोटा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम किसी दूर की चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमें एक कम पावर की लेंस चाहिए होती है, जो कि लाइट रेस को कम बेंड करे। तो उस केस में हमारी सीलरी मसल्स ये रिलैक्स हो जाती हैं, ये हमारे लेंस को इलोंगेट कर देती हैं, ताकि इसकी कर्वेचर ये कम हो जाए और ये लाइट रेस को कम बेंड करे, इसकी पावर कम हो जाए। लेकिन जब हम पास की चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एक हाई पावर की लेंस की जरूरत होती है, ताकि हम इन डाइवर्जेंट रेस को ज़्यादा बेंड कर पाएं। तो उस केस में हमारी सीलरी मसल्स ये लेंस को पिचका देती है, ताकि इसका कर्वेचर ये बड़ा हो जाए और उसके बाद ये ज़्यादा बेंड करने लगे, इसकी पावर बढ़ जाए। तो ऐसे ही सीलरी मसल हमारे आई लेंस के शेप को चेंज कर सकती है, इसके पावर को चेंज कर सकती है। तो सीलरी मसल के इसी पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो, आगे कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं।
तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं भी आया हो ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसे समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आई के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तो वो टच करती है कॉर्निया को। देखो कॉर्निया ये आंख के ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट होता है और यहीं पे लाइट रे का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम मीडियम में चेंज आ रहा है। अब उसके बाद लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में। अब ये मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है और उसके बाद लाइट एंटर करती है आंखों में प्यूपिल के थ्रू, ये ब्लैक वाला पोर्शन, और इस ब्लैक वाले पोर्शन के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस हो गया आंखों का कलर्ड वाला पोर्शन। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती है लेंस के थ्रू। देखो लेंस का काम होता है लाइट रेस को फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही बन जाए। अब इसमें इसकी मदद करती हैं सिलरी मसल्स जो कि इसके शेप को चेंज कर सकती हैं और इसलिए इसके पावर को भी चेंज कर सकती हैं। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती हैं विट्रस ह्यूमर के थ्रू। ये विट्रस ह्यूमर ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। अब इसके बाद लाइट रेस इमेज बना देती है हमारी रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे कि इमेज जब बने तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। देखो रेटिना बना होता है बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन सेल। जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। अगर तुम पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये बैटमैन इस पे फोकस करो तो तुम्हें दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये पेड़ ये धुंधली नजर आने वाली है। अब अगर तुम इस पेड़ पे फोकस करो तो तुम्हें ये बैटमैन जो कि पास में रखा हुआ है ये धुंधला नजर आने वाला है। तो ऐसा कैसे कर पाती हैं हमारी आंखें, आओ इसी के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं ना तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है आई लेंस, ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है और अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर सकता है। अब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसे समझने के लिए मैंने ह्यूमन आई का एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। देखो वैसे तो ह्यूमन आई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ कुछ चीजों को ही दिखा रहा हूँ जिसकी हमें जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे कि ये हो गई एक कॉन्वेक्स लेंस, अब ये इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज करने वाली है, और ये हो गई रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन होती है, एक पर्दा जिसपे कि रेस अगर इंसिडेंट हो और शार्प इमेज बने तो हमें बाहर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखने वाली है। जैसे कि अगर तुम एक मूवी थिएटर में बैठो ना तो सामने तुम्हारे होता है पर्दा और पीछे होता है प्रोजेक्टर जिससे कि लाइट रेस निकलती हैं और पर्दे पे इमेज बन जाती है। अब अगर शार्प इमेज बने तो तुम्हें क्लियरली दिखने वाला है कि क्या मूवी चल रही है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। अगर इंसिडेंट रेस कंप्लीटली कन्वर्ज कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए यहाँ पे, तो एक क्लियर इमेज बनने वाली है बाहर के ऑब्जेक्ट्स की। अब आप सबसे पहले हम ट्री पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना दूंगा अपनी आई लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस और इस पे मेरी ट्री कुछ बहुत ही दूर पे खड़ी है। देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन इसलिए बनाया है दिखाने के लिए कि मेरी ट्री ये आई से बहुत ही दूर पे खड़ी है। अब देखो मेरी आंखें इस ट्री को क्लियरली देख पा रही हैं, यानी कि इस ट्री की एक क्लियर इमेज, एक फोकस्ड इमेज बननी चाहिए मेरी रेटिना के ऊपर। अब आप क्या करते हैं कि रे डायग्राम्स का इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं इस लेंस के थ्रू। अब देखो अगर इमेज बनाना है तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट पे कोई एक पॉइंट लेने वाला हूं और उस पॉइंट से मैं कुछ दो रेस को ऐसे चूज करूंगा जिनके पाथ को मैं ड्रॉ कर सकूं क्लियरली, इजीली। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हो इन्फिनिटी पे, तो मुझे पता है कि उससे जो इंसिडेंट रेस निकलेंगी ना, जो कि मेरे आंख पे इंसिडेंट होने वाली हैं, वो रेस ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल, उनके बीच में एंगल बहुत ही कम होने वाला है। तो यानी कि अगर मैं इस ट्री पे कोई से भी पॉइंट लूं और उससे दो रेस को निकालूं तो वो मेरे आंखों पे पैरेलली इंसिडेंट होने वाली हैं। अब यहाँ इस केस में मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होने वाली हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यानी कि मैं कुछ ऐसी रेस को लेने वाला हूँ। ये दोनों ही रेस ये किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, इस ट्री के किसी एक पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है हमारी आई पे, और ये इसलिए ऑलमोस्ट पैरेलल है क्योंकि ये ट्री बहुत ही दूर पे रखा हुआ है। अब देखो ये वाली रे ये पास कर रही है हमारी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो यानी कि बिल्कुल ही अनडेविएटेड पास करने वाली है, इसके पास में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, और ये हमारे रेटिना को जाके यहाँ पे इंसिडेंट करने वाली, यहाँ पे टकराने वाली है। अब क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी शार्प इमेज बन रही होगी हमारे रेटिना पे। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से जो इंसिडेंट रेस होगी ना, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए हमारे रेटिना पे। तो ये वाली रे ये मिल रही है रेटिना से यहाँ पे, तो यानी कि ये सेकेंड वाली रे ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद ये भी यहीं पे मिलनी चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी रिफ्रैक्ट करने के बाद, और ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करने वाले हैं, और फिर हमारी इस पॉइंट की एक शार्प इमेज बन जाने वाली हमारे रेटिना के ऊपर। अब देखो ये इंसिडेंट रे ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे
कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस के थ्रू ही जाती है, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये वाली पॉइंट ये होने वाली है प्रिंसिपल फोकस ऑफ आर आई लेंस, जब हमारी आई लेंस किसी दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो। और ये वाली दूरी ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी, इसे हम कह देंगे फोकल लेंथ। अब आओ इसी केस में हम बात करते हैं कि जब हम किसी दूर की ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो पास की ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैटमैन ये धुंधली क्यों दिखाई दे रही थी। तो यहां पे है मेरा बैटमैन और ये कुछ पास में है मेरे आंख के, इन कंपैरिजन टू ये ट्री ये बहुत ही पास में है। अब देखो अभी भी हम इस ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी ये हो गई प्रिंसिपल फोकस। अब मैं इस बैटमैन की इमेज बनाने वाला हूं इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो यानी कि मैं सेम चीजें करने वाला हूं, एक पॉइंट लेंगे बैटमैन पे और उससे दो ऐसी लाइट रेस को निकालेंगे जिनके पाथ को हम बना सकें इजिली। तो एक रे तो होगी ये वाली जो कि जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अनडेविएटेड और यहाँ पे रेटिना के थ्रू इंटरसेक्ट करेगी, और दूसरी लाइट रे ये जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे पता है कि जो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करती हैं। अब क्योंकि अभी भी हम इस ट्री पे फोकस कर रहे हैं तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस ये वाली पॉइंट होने वाली है। तो यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे ये कुछ ऐसे निकल जाने वाली है। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों इंसिडेंट रेस ये रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये रेटिना के कहीं पीछे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हमें एक शार्प इमेज नहीं बनने वाली है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इस रेटिना पे। तो यानी कि हमें ये बैटमैन ये थोड़ा धुंधला नजर आने वाला है। और ऐसा ही तो हो रहा था स्टार्टिंग के वीडियो में, जब हम फोकस कर रहे थे ट्री पे तो हमें बैटमैन की इमेज ये थोड़ी धुंधली नजर आ रही थी। तो ये तो होगी तब की बात जब हम फोकस कर रहे हो एट ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट लार्ज डिस्टेंसेस, तो हमें पास की ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ी धुंधली नजर आती है। अब आप बात करते हैं कि क्या होगा जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोकस करें जो कि पास में रखी हो, जैसे कि ये बैटमैन, तो हमें पीछे की ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर क्यों आती है। तो अब इस बार हम फोकस कर रहे हैं बैटमैन पे। अब इसके रे डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये वाली रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो ये तो अभी भी ऐसे ही पास करने वाली है, ये बिल्कुल ही अनडेविएटेड जाएगी और ये रेटिना पे यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली है। अब देखो इस बार क्योंकि हम बैटमैन पे फोकस कर रहे हैं तो यानी कि बैटमैन की शार्प इमेज बन रही होगी हमारी रेटिना के ऊपर और सारी रेस ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे रेटिना के ऊपर ही। तो यानी कि ये जो दूसरी वाली रे है ना, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ इतना बेंड कर जाएगी कि ये अब यहाँ इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करने वाली है। तो अब इसे बेंड कर देते हैं हम। तो ये लाइट रे ये रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसे बेंड करेगी और फिर ये दोनों लाइट रेस यहीं पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं रेटिना के ऊपर। तो यानी कि हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बनने वाली है रेटिना के ऊपर और इसलिए इस बार हम बैटमैन को क्लियरली देख पाएंगे। अब देखो मुझे एक बात ये पता है कि जो इंसिडेंट लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए ना, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट करती हैं। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाना चाहिए इस बार प्रिंसिपल फोकस। आओ उसे लिख लेते हैं। इस केस में जबकि हम पास वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करें तो ये वाली पॉइंट ये हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस। तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल फोकस ये थोड़ा पास आ चुका है आई लेंस के और फोकल लेंथ इस केस में थोड़ी सी शॉर्ट हो चुकी है। अब देखो जब हम बैटमैन पे फोकस कर रहे थे तो हमें पीछे रखी हुई ये पेड़ ये थोड़ी धुंधली नजर आ रही थी। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये हो गई रेस जो कि ट्री से आ रही थी, ट्री के किसी पॉइंट से आ रही थी। तो देखो एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही थी वो तो अभी भी अनडेविएटेड पास करने वाली है, इसकी पाथ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन ये सेकेंड वाली रे जो कि पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मुझे पता है कि ये अब रिफ्रैक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करने वाली है। और क्योंकि हम बैटमैन पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल फोकस ये अब यहां पे आ चुकी है। तो यानी कि ये रे अब इस पॉइंट से पास करने वाली है कुछ ऐसे। अब देखो इन दोनों ही इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ये यहां पे कहीं हो रहा है रेटिना के पहले ही। इसका मतलब कि मुझे इस बार एक शार्प इमेज नहीं मिलने वाली है रेटिना के ऊपर, मुझे एक धुंधली इमेज मिलने वाली है इस ट्री की। और इसलिए जब हम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो हमें पीछे रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ी धुंधली नजर आती है। और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में, जब हम बैटमैन पे फोकस कर रहे थे तो ट्री धुंधली नजर आ रही थी। अब देखो ये तो केस हो गया तब का जब हम फोकस कर रहे हो पास रखी हुई ऑब्जेक्ट्स पे, फोकसिंग एट शॉर्ट डिस्टेंस। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट चीजें ये देखी कि जब हमारी आंखें किसी पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हों तो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ ये शॉर्ट होती है, और जब हमारी आंखें किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हों तो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ ये लॉन्ग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखें अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज पे फोकस कर रही हों, और जब वो एक चीज पे फोकस करती हैं तो दूसरी चीज हमें धुंधली नजर आती है।
तो यानी कि हमारी आंखों के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से ये अपनी आई लेंस की फोकल लेंथ इसे बदल सकती हैं ताकि अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाए। अब देखो इसी पावर को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है राम, जहां तक मैंने पढ़ा है एक पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ ये तो फिक्स ही रहती है, तो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ ये बदल कैसे रही है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो जब हम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे तो हमारी फोकल लेंथ ये शॉर्ट आ गई थी, ये फोकस थोड़ी पास आ गई थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इंसिडेंट रे को अब ज्यादा मोड़ने की जरूरत थी ताकि इंटरसेक्शन रेटिना पे हो और इमेज रेटिना पे ही बने। तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये बेंडिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसी लेंस का हम इस्तेमाल करें ताकि इंसिडेंट रेस ज्यादा बेंड हो। तो असल में बेंडिंग डिपेंड करती है कर्वेचर ऑफ द लेंस पे। अगर तुम ज्यादा कर्व्ड लेंस का इस्तेमाल करोगे ना तो वो इंसिडेंट रेस को ज्यादा बेंड करने वाली है। देखो अगर तुम एक फ्लैट लेंस का इस्तेमाल करो, जैसे कि मान लो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो उस केस में लाइट रेस ये तो बिल्कुल भी बेंड नहीं करने वाली है, ये तो पैरेलल ही चली जाएगी अपने पाथ के। तो वैसे ही अगर तुम कर्वेचर को बढ़ाते रहो और कर्व करते जाओ तो ये ज्यादा बेंड करने वाली है इंसिडेंट लाइट रेस को, और तुम्हारा फोकस ही और पास आता चला जाएगा। तो यानी कि इस केस में जब हम किसी पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो इस केस में हमारी लेंस ये थोड़ी ज्यादा कर्व्ड है, कुछ ऐसे। ये देखो ये ज्यादा कर्व्ड है और इसलिए ये लाइट रे को ज्यादा बेंड कर पा रही है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, एक लेंस ये तो एक फिक्स्ड शेप की होती है ना, इसके शेप को मैं कैसे बदल सकता हूं। तो देखो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है ना, ये ग्लास का बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ है एक जेली लाइक मटेरियल से, एक फ्लूइड से बना हुआ है। तो इसलिए तुम इसे पिचका सकते हो और इसके शेप को थोड़ा चेंज कर सकते हो, या फिर तुम इसे खींच सकते हो, इलोंगेट कर सकते हो और इसके शेप को थोड़ा और पतला कर सकते हो, कर्वेचर को और थोड़ा कम कर सकते हो। तो यहाँ इस केस में हमने इस लेंस को ये थोड़ा पिचका दिया है ताकि इसका कर्वेचर ज्यादा हो गया है और ये ज्यादा बेंड कर रहा है लाइट रेस को। और इस केस में हमने इससे पतला कर दिया है, इसके कर्वेचर को थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये कम बेंड कर पाए लाइट रेस को। अब देखो ऐसा कर पाने के लिए हमारी आंखों में होते हैं स्पेशल मसल्स, इन्हें हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, जो कि हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं और इन्हीं की मदद से लेंस की कर्वेचर बदल सकती है। देखो जब हमें किसी पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना हो तो सीलियरी मसल ये हमारे लेंस को पिचका देती है और इसकी कर्वेचर को मोटा कर देती है, बड़ा कर देती है, ताकि इंसिडेंट रेस ये ज्यादा बेंड करें और फोकस पास में आ जाए। अब ऐसा ये कैसे कर पाती हैं इसके बारे में तुम डिटेल में समझ सकते हो बायोलॉजी की वीडियो से। अब आओ कुछ और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अगर ये बैटमैन ये मेरी आंखों के थोड़ा और पास आ जाए, कुछ इतना पास, और मैं इसे अभी भी क्लियरली देख पा रहा हूं, तो अब एक बार इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। अब क्योंकि मैं बैटमैन को क्लियरली देख पा रहा हूं, इसका मतलब कि बैटमैन की एक शार्प इमेज बन रही होगी मेरी रेटिना के ऊपर, यानी कि इंटरसेक्शन मेरे रेटिना के ऊपर ही हो रहा होगा। अब देखो इसके लिए फोकस को थोड़ा और पास आना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आती जाएगी वैसे वैसे लाइट रेस को हमें और बेंड करना पड़ेगा ताकि इंटरसेक्शन रेटिना के ऊपर ही हो जाए। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है वैसे वैसे हमारी फोकस ये भी पास आती जा रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये शॉर्ट हो रही है वैसे वैसे हमारी फोकल लेंथ ये भी शॉर्ट होती चली जा रही है। अब देखो अगर फोकल लेंथ कम हो रहा है इसका मतलब कि हमारी ये लेंस ये पिचकती चली जा रही है, तभी तो फोकल लेंथ कम होता है ना। तो हमारी आई लेंस ये थोड़ी पिचक चुकी होगी कुछ ऐसे, और इसलिए फोकल लेंथ कम हो गया होगा। लेकिन देखो ये आई लेंस के पिचकने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा ये पिचक नहीं सकती है। इसका मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग एक फोकल लेंथ की भी लिमिट होने वाली है। अब जितना ज्यादा यहाँ पे लेंस पिचकेगी उतना ही तो कम होने वाला है हमारा फोकल लेंथ। अब अगर एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड ये लेंस पिचक नहीं सकती है, तो एक लिमिट होगी जिसके बियॉन्ड हमारा फोकल लेंथ ये कम नहीं हो सकता है। अब मान लो कि हमारी लेंस ये अभी अपने लिमिट को पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा हमारी लेंस ये पिचक नहीं सकती है, यानी कि ये होने वाला है हमारा मिनिमम फोकल लेंथ, इससे ज्यादा कम फोकल लेंथ नहीं हो सकती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आऊं तो क्या होने वाला है कि इसे चाहिए होगा कि लाइट रेस थोड़ा और बेंड करें ताकि इंटरसेक्शन रेटिना के ऊपर हो। लेकिन अब क्योंकि ये मिनिमम फोकल लेंथ है, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती है फोकल लेंथ, तो यानी कि लाइट रेस अब बेंड नहीं होने वाली है, और यानी कि लाइट रेस अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी रेटिना के ऊपर और हमें क्लियर इमेज नहीं मिलने वाली है। यानी कि ये वाली जो पोजीशन है ना, ये मिनिमम पोजीशन होने वाली है जिसपे कि हमें एक क्लियर इमेज मिले। अब इसलिए इस पोजीशन का हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। अब उसे लिख लेते हैं नियर पॉइंट, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी के साथ। देखो ये मिनिमम डिस्टेंस है
जहाँ पे तुम अगर एक ऑब्जेक्ट को रखो तो उसकी एक क्लियर इमेज बनने वाली है, उसे हम क्लियरली देख पाने वाले हैं। अब अगर बैटमैन इस पॉइंट से और पास आ जाए तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन ये रेटिना के ऊपर नहीं हो रहा है, यानी कि हमें एक शार्प इमेज नहीं मिलने वाली है, यानी कि हमें बैटमैन ये धुंधला दिखाई देने वाला है। और देखो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी लेंस अब इससे ज़्यादा और पिचक नहीं सकती है, यानी कि हमारी फोकस ये और ज़्यादा पास नहीं आ सकती है, और इसलिए लाइट रेस ये ज़्यादा बेंड नहीं करने वाली हैं और इंटरसेक्शन कहीं और होने वाला है रेटिना की बजाय, और इसलिए हमें एक धुंधली इमेज मिलने वाली है। अब देखो जनरली क्या होता है कि ऑन एन एवरेज इंसानों का नियर पॉइंट ये आंख से कुछ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब हाँ, अलग अलग इंसानों का अलग अलग नियर पॉइंट हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस पे, और इनफैक्ट ये एज के साथ भी वेरी करता है, लेकिन तुम अपना नियर पॉइंट ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम एक उंगली लेना और उसे आंख के बहुत ही करीब रख देना, तो तुम्हें वो बहुत ही धुंधली दिखने वाली है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उंगली को दूर लेते जाओगे ना, तो एक पॉइंट पे उंगली क्लियरली दिखना चालू कर जाएगी, और तुम फिर मेजर कर लेना कि क्या डिस्टेंस है उंगली और तुम्हारी आंख के बीच में। ये हो जाने वाली है तुम्हारी खुद की नियर पॉइंट। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर एक नियर पॉइंट है तो वैसे ही एक फार पॉइंट भी होने चाहिए, यानी कि फारदेस्ट पॉइंट जहां पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखूं तो वो मुझे क्लियरली दिखे और उसके बाद ऑब्जेक्ट धुंधली हो जाने वाली है। लेकिन देखो सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमारे पास कोई भी फार पॉइंट नहीं होती है। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कितनी भी दूर रख दो, तुम्हें वो क्लियरली दिखने वाली है। जैसे कि तुम अगर स्टार्स को भी ले लो ना, स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो उनकी भी एक क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बन जाती है और इससे उन्हें भी हम फोकस कर पाते हैं। तो इसलिए हम इंसानों के पास कोई फार पॉइंट नहीं होती है, केवल नियर पॉइंट होती है, जो कि हो गई ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर्स की दूरी पे। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारी आंखें ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन हम कितने दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब इसी स्पेशल पावर को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन देखो इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ही पास आ जाए तो हमारी आई ये अपने फोकस को और ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगी, और इसलिए इस ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएगी ये रेटिना पे, और ये ऑब्जेक्ट हमें ब्लर्ड दिखने वाला है, धुंधला दिखने वाला है। बचपन से ही मुझे एक आई डिफेक्ट है। मेरी आंखें पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाती हैं, लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये से धुंधली नजर आती हैं। तो मेरे आई डिफेक्ट का नाम हो गया शॉर्ट साइटेड, मतलब कि पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता। और मेरा एक दोस्त है अश्विन, इसे बिल्कुल ही उल्टा आई डिफेक्ट है। इसकी आंखें दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकती हैं, लेकिन पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये से धुंधली नजर आती हैं। तो यानी कि इसके आई डिफेक्ट का नाम है फार साइटेड, मतलब कि दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता। अब आप इस वीडियो में बात करते हैं कि हम दोनों की आंखें कैसे अलग हैं नॉर्मल आंखों से, जिनके कारण हमारी आंखों में ये डिफेक्ट आ रहा है। अब इसके पहले एक बार हम याद कर लेते हैं कि नॉर्मल आंखें अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखती कैसी हैं। तो यहां मैंने बना दिया है एक नॉर्मल आंख, और ये देखने वाली है एक ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत ही दूर रखा हुआ हो, जैसे कि ये पेड़, और ये बहुत ही दूर है। यही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये क्योंकि बहुत ही दूर है ना, इसलिए इससे जो लाइट रेस निकलेंगी और हमारी आंखों पे पड़ेंगी ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं, कुछ ऐसे। अब क्योंकि हमारी आंख इसे क्लियरली देख पा रही है, तो इसलिए ये लाइट रेस ये कन्वर्ज कर जाएंगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर ही एक क्लियर इमेज बन जाने वाली है, तभी तो हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। अब देखो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इस लेंस की फोकस ये होने वाली है ये वाली पॉइंट, और लिख लेते हैं ये वाली पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये रे जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस नहीं तो पास करेगी, तो इसलिए ये वाली पॉइंट हो गई फोकस। अब आओ देखते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि हमारी आंखों के पास में रखा हुआ हो, जैसे कि बैटमैन। अब अगर हमारी आंख इस बैटमैन को भी क्लियरली देख पा रही है, तो यानी कि इससे निकलने वाली रेस को ये लेंस फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि इस केस में फोकस हो जाने वाला है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस नहीं तो पास करती है। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है आंख के, वैसे वैसे फोकस ये भी पास आ रही है लेंस के। तो यानी कि फोकल लेंथ ये छोटी होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है ना क्योंकि हमारी सीलरी मसल ये हमारे लेंस के शेप को चेंज कर सकती है। हमारा लेंस ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, तो हमारी सीलरी मसल इसे पिचका सकती है, कॉम्प्रेस कर सकती है और इसके कर्वेचर को बढ़ा सकती है, ताकि ये रेस को और ज़्यादा कन्वर्ज करे और ज़्यादा बेंड कर दे। यानी कि हमारी लेंस की शेप ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो। लेकिन देखो यार, इस लेंस की शेप को बार बार चेंज करके दिखाना ये थोड़ा मेहनत का काम है, तो इसलिए मैं बार बार इसके शेप को चेंज नहीं करने वाला हूँ। तुम बस मान लेना इसकी शेप चेंज हो रही है। अब देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो यानी कि हमारी लेंस की भी पिचकने की एक लिमिट है। एक लिमिट तक ही सीलरी मसल हमारे लेंस को पिचका सकती है। तो मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ चुका है और हमारे सीलरी मसल्स ने हमारे लेंस को उसकी लिमिट तक पिचका दिया है।
यानी कि इस बार जो फोकल लेंथ होगी ना, ये कुछ यहाँ पे होने वाली है और ये हो जाएगी मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमारी लेंस इससे ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो सकती है, तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ ये और ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती है, तो ये हो गई मिनिमम फोकल लेंथ। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से और ज़्यादा करीब आ जाए तो हमारी लेंस उसे फोकस नहीं कर पाएगी रेटिना के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एज नियर पॉइंट ऑफ द आई और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। अब देखो मेन पॉइंट अभी तक का ये था कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ हो तो हमारी लेंस ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करेगी ताकि ये उसकी इमेज को फोकस कर पाए रेटिना के ऊपर। और हमारी जो फोकस है ना, ये लाई करने वाली है इस रेंज के अंदर। ये हो जाएगा मिनिमम फोकस और ये हो जाने वाली है मैक्सिमम फोकस। मैक्सिमम फोकस। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है ना, तो एक बार पिछला वीडियो देख के आ जाओ। तो अब देखते हैं कि डिफेक्टिव आइज ये कैसे अलग होती है नॉर्मल आइज से। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो डिफेक्टिव आई लेंस की पावर ये या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस की पावर से। अब आओ इसे समझते हैं। मैं सबसे पहले इस बैटमैन को हटा देता हूं और हम लेते हैं सबसे पहले हाई पावर का केस। ऐसी डिफेक्टिव आई लेंस जिसकी पावर ये हाई है कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस से। तो देखो हाई पावर का मतलब हो गया कि हाई बेंडिंग कैपेसिटी, ये रेस को ज्यादा मोड़ सकता है। यानी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये थोड़ा और ज्यादा पास में होने वाली है। यानी कि मिनिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा पास में होगी और मैक्सिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा और पास में हो जाएगी। यानी कि ये जो रेंज है ना फोकस का, ये थोड़ा घसक जाने वाला है ऐसे। तो अगर हमारी आंख ये पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो, जैसे कि ये बैटमैन, तो इससे निकलने वाला एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए ये तो अनडेविएटेड जाने वाला है, और दूसरा रे जो कि जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट कर जाने वाला है। अब अगर हमारी आंख इसे क्लियरली देख सकती है तो यानी कि ये रे ये ऐसे बेंड करेगा ना ताकि ये पहली रे के साथ मिल जाए रेटिना के ऊपर ही इंटरसेक्शन हो और एक क्लियर इमेज बन जाए कुछ ऐसे। तो देखो इस केस में मैं कहूंगा कि इस लेंस की फोकस ये यहां लाई करती है, यहां पे, और ये वाली फोकस ये इस लेंस के फोकस के रेंज के बीच में लाई कर रही है, इसके अंदर ही लाई कर रही है। यानी कि हमारी ये आंख ये पास वाले ऑब्जेक्ट को तो देख सकती है क्लियरली। ये केस बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब आओ देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हुआ हो तो क्या होता है। तो हम ले लेते हैं अपने ट्री को। अब इससे जो लाइट रेस आ रही होंगी ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है। अब एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए ये तो अनडेविएटेड पास करने वाली है, और एक लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने वाली है। अब अगर इस आंख को इस ट्री को क्लियरली देखना है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये कुछ ऐसी बेंड कर जाएगी कि ये पहली वाली रे से जाके मिल जाए रेटिना के ऊपर ही, कुछ ऐसे। अब क्या ये पॉसिबल है? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस की फोकस ये यहां पे लाई करती है, बिल्कुल इस पॉइंट पे। लेकिन यार हमने तो ये पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस लेंस की फोकस का रेंज इसके बीच में होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। यानी कि ये तो रेंज के बाहर लाई कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम ये लाइट रे ये इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, कुछ ऐसे। तो यानी कि देखो इस ट्री की इमेज ये बनने वाली है इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है रेटिना के पहले ही। यानी कि क्योंकि रेटिना के ऊपर एक इमेज नहीं बन रही है, इसलिए हमारी आंख ये दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है क्लियरली। इसे दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आने वाली है। यानी कि अगर लेंस के पास हाई पावर हो तो उसे पास रखी हुई ऑब्जेक्ट तो क्लियरली नजर आती है, लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आती हैं। और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता, या फिर इसे बायोलॉजी में हम मायोपिया भी बुलाते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास ये है कि इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इसका अंदाजा तुम्हें पहले से होगा। जिन लोगों को ये डिफेक्ट होता है वो या तो चश्मा लगाते हैं या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाए, कन्वर्जिंग लेंस का या फिर डाइवर्जिंग लेंस का? तो देखो अगर हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करें, एक कॉन्वेक्स लेंस का, तो देखो ये तो रेस को और ज्यादा बेंड कर देने वाला है, और ज्यादा कन्वर्ज कर देने वाला है। तो यानी कि इसके कारण फोकल लेंथ और ज्यादा पास आ जाने वाला है। यार ये तो चीजों को और बदतर बना रहा है। हमें तो चाहिए कि फोकल लेंथ थोड़ा पीछे चला जाए, रेटिना पे चला जाए, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सूटेबल पावर का डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे। तो देखो ये रेस को डाइवर्ज कर देने वाला है और फिर ये रेस हमारी आंखों में पड़ेगी ताकि हमारी आंखें इसे आसानी से रेटिना पे फोकस कर पाएं। अब इसी चीज को देखने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस केस में हमारी लेंस की पावर ये थोड़ी ज्यादा है नॉर्मल आंख से, तो इसकी पावर को हमें कम करना चाहिए। तो देखो कम करने के लिए हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइवर्जिंग लेंस की पावर ये नेगेटिव होती है, तो यानी कि ओवरऑल पावर ये थोड़ी कम हो जाने वाली है और हमारा जो फोकल लेंथ है ना ये थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाने वाला है। अब इसी चीज को देखने का एक और नजरिया ये है कि हमारी लेंस ये पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाती है, लेकिन दूर वाली को ही देखने में दिक्कत होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस रख दूं तो ये डाइवर्जिंग लेंस ये दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की इमेज ये कहीं पास में बना देने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद इन इमेजेस को हमारी आंख क्लियरली देख सकती है। इसे ये क्लियरली रेटिना पे फोकस कर सकती है।
तो यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें एक सूटेबल पावर का कनकेव लेंस चाहिए या फिर डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। अब ये तो हो गया पहला केस। अब आप बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पे हमारी आंख की पावर ये लो हो कंपेयर टू नॉर्मल आई। अब देखो, अगर आई लेंस की पावर कम होगी ना, तो ये लाइट रेस को ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगा, कम ही बेंड करेगा। तो यानी कि फोकस अब दूर शिफ्ट हो जाने वाला है, यानी कि ये रेंज ऑफ फोकस ये थोड़ा अब दूर शिफ्ट हो जाने वाले हैं, कुछ ऐसे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस केस में हमारी आंख किस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाएगी, पास वाली या फिर दूर वाली पे। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। अगर इस दूर रखी हुई ट्री को देखना हो तो रेस कुछ ऐसी आने वाली है, और अगर हमारी आंख इसे क्लियरली देख पा रही है तो यानी कि इन रेस का इंटरसेक्शन यहाँ रेटिना के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि हमारी लेंस का फोकस ये यहाँ पे लाई करता है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारी लेंस के फोकस के रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। तो ये वाला केस तो टोटली पॉसिबल है, हमारी आंख दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकती है। अब आप देखते हैं कि पास रखी हुई ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है। जैसे कि ये बैटमैन, अब इससे रेस कुछ ऐसी आएंगी, और अगर हमारा आंख इसे क्लियरली देख सकता है तो इंटरसेक्शन इन रेस का यहाँ रेटिना पे होना चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि इस लेंस की फोकस ये वाली पॉइंट होने वाली है। लेकिन यार ये वाला पॉइंट ये तो फोकस के रेंज के बाहर लाई कर रहा है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारी आंख पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकती है। देखो इस केस में मैक्सिमम क्या होगा ना, कि हमारी लेंस रे को यहां से बेंड करेगी कुछ ऐसे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आई के पीछे होने वाला है, रेटिना के पीछे होने वाला है। तो यानी कि हमारी जो लो पावर की आंख है ना, ये पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकती है, लेकिन हाँ दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली देख सकती है। तो इस डिफेक्ट का नाम हो गया फार साइटेडनेस या फिर दूर की चीज को देखने की क्षमता, और इसे हम बायोलॉजी में बुलाते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब आप देखते हैं कि इस डिफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमारे लेंस के पास है लो पावर, यानी कि ये कन्वर्ज ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसे और कन्वर्ज करने की जरूरत है ताकि इमेज रेटिना पे ही बने। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक और कन्वर्जिंग लेंस को लगा देने वाले हैं ऐसे। तो देखो ये इसे और कन्वर्ज करने में मदद करेगा ताकि इमेज वापस से रेटिना पे ही बने। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि कैसे मायोपिया के केस में हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और कैसे हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब आप बात करते हैं कि ये दोनों डिफेक्ट्स ये होते कैसे हैं। तो देखो मायोपिया के केस में रेस कुछ ज्यादा ही बेंड कर रही हैं और इंटरसेक्शन रेटिना के पहले ही हो जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि फोकस का रेंज ये थोड़ा लेंस के पास शिफ्ट हो चुका है, रेटिना से दूर। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि हमारी लेंस ये कुछ ज्यादा ही कर्व्ड हो चुकी है, इसकी कर्वेचर बढ़ चुकी है, जिसके कारण ये रेस को कुछ ज्यादा ही बेंड कर रही है और इंटरसेक्शन रेटिना के पहले हो रहा है। या फिर दूसरा कारण ये कि हमारी लेंस तो नॉर्मल है और हमारा जो फोकस का रेंज है ना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल जगह पे है, जैसे कि नॉर्मल आई का होता है, लेकिन हमारी आई बॉल ये कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है, जिसके कारण हमारा रेटिना ये नॉर्मल पोजीशन से पीछे जा चुका है, और इसलिए अब इंटरसेक्शन ये पहले हो रहा है रेटिना के। अब आप बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। इस केस में रेस बहुत ही कम बेंड कर रहे हैं और इंटरसेक्शन ये रेटिना के पीछे हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि फोकस का रेंज ये जो है ना, ये लेंस से थोड़ा दूर शिफ्ट हो चुका है। अब देखो इसके भी दो कारण हैं। कारण नंबर एक ये है कि हमारा लेंस यहाँ पे बहुत ही पतला हो चुका है, इसकी कर्वेचर बहुत ही कम हो चुकी है, जिसके कारण ये रेस बहुत ही कम बेंड कर रही है और इंटरसेक्शन पीछे हो रहा है। कारण नंबर दो ये है कि हो सकता है कि हमारी लेंस ये तो नॉर्मल है, फोकस का रेंज ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन पे है जहां पे कि नॉर्मल आई का होना चाहिए, लेकिन अब हमारा आई बॉल ये थोड़ा छोटा हो चुका है और इसलिए हमारी रेटिना ये थोड़ी पास आ चुकी है और इसलिए इंटरसेक्शन ये पीछे हो रहा है। अब देखो ये जो दो डिफेक्ट्स हैं ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं करेक्टिव लेंसेज का इस्तेमाल करके। अब एक छोटी सी बात, मुझे बचपन में बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम टीवी ज्यादा देखोगे ना तो तुम्हें ये दो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यार ये सही नहीं है। टीवी देखने से ये दो डिफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीवी देखना चालू कर दो, उससे और भी कई ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अब आओ वीडियो को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नाम के दो डिफेक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि हमें इनके बारे में याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि एक डिफेक्ट आई लेंस के हाई पावर के कारण होता है और दूसरा डिफेक्ट आई लेंस के लो पावर के कारण होता है। उसके बाद मैं रे डायग्राम का इस्तेमाल करके सारी चीजों को निकाल सकता हूं, तो इसे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आओ आंखों के डिफेक्ट पे एक सवाल बना लेते हैं। तो मेरे पास है, सुरेश कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली विच आर फार्दर देन 200 सेंटीमीटर्स। सुरेश उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है क्लियरली जो कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी पर रखी हुई हों। नेम द डिफेक्ट इन हिज आईज। अब इसकी आंखों में क्या डिफेक्ट है उसका नाम बताओ। प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस विद सूटेबल पावर। अब एक ऐसी लेंस प्रिस्क्राइब करो जो कि इसे ठीक कर सके और उसकी पावर क्या होने वाली है ये भी बताओ। तो देखो सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसका एक डायग्राम बना लें। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये हो गई सुरेश की आंखें और हमें ये दिया हुआ है कि सुरेश 200 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स
उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। यानी कि इसे मैं कलर कर देने वाला हूं रेड रीजन, ये ऐसे, ये यहाँ पे, हाँ, यहाँ रखी हुई ऑब्जेक्ट को सुरेश क्लियरली नहीं देख पाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 200 सेंटीमीटर से पास में रखी हुई हो ऑब्जेक्ट तो सुरेश उसे क्लियरली देख पाने वाला है, यानी कि ये हो गया ग्रीन रीजन। अब देखो, वैसे तो ये पूरा आंख के पास तक नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पास आ जाए ना तो नॉर्मल ह्यूमन आई भी उसे नहीं देख पाने वाली है। हर ह्यूमन आई की एक नियर पॉइंट होती है ना, जिसके पास अगर ऑब्जेक्ट रखी हो तो वो उसे क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इसलिए ग्रीन रीजन मैं कहीं यहीं तक ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ तक। हाँ, अब हमें पता करना है कि इस आई डिफेक्ट का नाम क्या है। तो क्यों नहीं तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से पता लगाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा सुरेश ये पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा है। अब मेरे दिमाग में दो डिफेक्ट्स के नाम आ रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। देखो, शॉर्ट का हिंदी होता है पास में और फार का हिंदी होता है दूर में, और साइटेडनेस इसका मतलब हो गया कि देखने की क्षमता, दृष्टि। अब यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस इसका मतलब हो गया कि पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता, और यही तो हमारे सुरेश के पास भी है। सुरेश पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, यानी कि हमारे सुरेश की आंखें ये शॉर्ट साइटेड हैं। अब उसे लिख लेते हैं, शॉर्ट साइटेड। ये पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकती हैं। इसे वैसे हम मायोपिया भी बुलाते हैं, मायोपिया। हाँ, अब ये तो हो गया पहले पार्ट का जवाब। अब देखो, दूसरा पार्ट पूछता है कि प्रेस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस विद सूटेबल पावर। एक ऐसी लेंस इसे प्रेस्क्राइब करें जो कि इसकी डिफेक्ट को ठीक कर सके, इसे दूर की भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर सकें, और उस लेंस की पावर क्या होने वाली है ये भी बताएं। तो यानी कि हमें सुरेश को एक लेंस प्रिस्क्राइब करनी है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जिसे वो अपने चश्मे में लगाएगा और दूर की चीजों को देख पाएगा। अब देखो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा हो कि मायोपिया के केस में कौन सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले पावर कैलकुलेट करते हैं इस लेंस की कि क्या होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि दोनों लेंस की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों की साइन अलग अलग आती है, एक की माइनस एक की प्लस। तो यानी कि पावर की साइन देख के मैं ये बता पाऊंगा कि किस लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। तो अब लिखते हैं, मुझे पता है कि पावर ऑफ अ लेंस P ये बराबर होता है 1/f के। f हो गया फोकल लेंथ। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो, अगर मुझे पता हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है और इमेज डिस्टेंस की कितनी है, u और v की वैल्यू, तो मैं लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके f की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यही करते हैं। तो यहां हमारा सुरेश ये एट मैक्स 200 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख सकता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर ये हो गई सुरेश की आंखों की फार पॉइंट। फार पॉइंट। सुरेश की आंखें इसके बियॉन्ड रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकती हैं। वैसे एक अनडिफेक्टेड नॉर्मल आई की फार पॉइंट कितनी होती है? तो देखो, अनडिफेक्टेड आईज ये तो कितनी भी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं, मून को देख सकती हैं, स्टार्स को देख सकती हैं, जो कि बहुत ही डिस्टेंस पे होती हैं। यानी कि एक अनडिफेक्टेड आई के लिए फार पॉइंट ये हो जाने वाला है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे यानी कि हमें सुरेश को एक ऐसी लेंस प्रिस्क्राइब करनी चाहिए ताकि उसकी मदद से वो इन्फिनिटी पे भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। यानी कि ये जो लेंस है ना, ये असल में क्या करने वाला है कि इस रेड रीजन में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनकी इमेज वो इस ग्रीन रीजन में बना देने वाला है, ताकि सुरेश उन इमेजेस को क्लियरली देख पाए। यानी कि ये लेंस ये ऐसी होनी चाहिए कि सबसे दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज भी ये एट मैक्स ये 200 सेंटीमीटर पे बना दे, ताकि हमारी जो सुरेश की आंखें हैं वो इस इमेज को देख पाएंगी क्लियरली। यानी कि इस लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट रखी हो यहाँ इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज बननी चाहिए यहाँ 200 सेंटीमीटर्स पे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये अगर हो गई इन्फिनिटी, तो इमेज डिस्टेंस v ये होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर्स पे। अब देखो, इन दोनों की मदद से और लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये क्या होने वाली है। मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। देखो, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना मत भूलना। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ पे और इससे रेस इंसिडेंट होने वाली है हमारी लेंस पे इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो मेरा साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हो ना वो होने वाली है पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हो वो होने वाली है नेगेटिव। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये हो जाने वाली है नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। और हमारी इमेज ये भी लेंस से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इमेज डिस्टेंस ये भी होने वाली है नेगेटिव -200 सेंटीमीटर्स। अब इसका इस्तेमाल करके और लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगी इस लेंस की। और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसे। तो हमारा लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v जो कि इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u। अब आओ सारी वैल्यूज हम साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे 1/v ये हो जाएगी 1/-200 माइनस 1/u जो कि है माइनस इन्फिनिटी। अब वैसे ये वैल्यू ये तो हो जाने वाली है 0, 1/∞ या -∞ ये तो 0 हो जाती है 0। तो यानी कि हमारे पास बच गया 1/f इज इक्वल टू 1/-200, 1/-200 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू ये हमारे पास आ गई एज -200 सेंटीमीटर्स। ये हो गई हमारी फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस। अब इसकी मदद से मैं ये भी बता सकता हूं कि किस टाइप की लेंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम यहाँ पे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ ये अलग अलग साइन के साथ आती है। तो क्यों नहीं तुम इसे एक बार खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ ये आ रही है माइनस साइन के साथ। अब माइनस का मतलब ये हुआ कि इस लेंस की फोकस ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि फोकस इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहा होता तो कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट रे ऐसी आती है और फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे बेंड कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस ये तो इस डायरेक्शन में होने वाली है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो यानी कि इसकी फोकस तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी। तो यानी कि यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉनकेव लेंस का। देखो अगर कॉनकेव लेंस होगी तो इंसिडेंट रे आएगी इस डायरेक्शन में और फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसी लगेगी कि ये आ रही है हमारी फोकस से ऐसे, और इस डायरेक्शन में ये बेंड कर जाने वाली है। ये ऐसा लगेगा कि ये इस फोकस से होके आ रही है। तो यानी कि इसकी फोकस ये हो जाने वाली है इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि सुरेश को हम प्रिस्क्राइब करने वाले हैं एक कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ होने वाली है -200 सेंटीमीटर्स के बराबर। लेकिन सवाल में तो हमसे पूछा था कि लेंस का पावर बताओ, तो उसकी पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर होती है 1 फोकल लेंथ, जहां पे फोकल लेंथ इसकी वैल्यू हम डालते हैं SI यूनिट्स में। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू आई है सेंटीमीटर्स में, इसे हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाने वाली है -2 मीटर्स के बराबर। तो यानी कि पावर ये इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू 1/f यानी कि 1/-2 मीटर्स, और ये बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा 0.5, और इसकी यूनिट्स हो जाने वाली है मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर्स, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो ये हो जाने वाली है हमारी पावर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लेंस। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये तो तब की बात थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट पास आने लगेगा तो फिर इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी। तो देखो अगर तुम एक कॉनकेव लेंस की डायग्राम को देखो, रे डायग्राम को, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो इसकी जो इमेज है ना ये हमेशा फोकस के अंदर ही बनती है। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पास भी आने लगे तो उसकी इमेज हमेशा इस ग्रीन रीजन में ही बनने वाली है और सुरेश उस इमेज को देख पाएगा क्लियरली। लेकिन हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा ही पास में आ जाए ताकि ये लेंस उसकी इमेज को आंख की नियर पॉइंट से भी पास में बना दे, तो उस केस में तो सुरेश को ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस केस में सुरेश को इस चश्मे को हटाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखना पड़ेगा। देखो तुमने ये खुद भी नोटिस किया होगा, जो मायोपिक पीपल होते हैं ना, वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए तो चश्मा पहनते हैं, लेकिन मान लो कि जब उन्हें पास की चीज़ देखनी हो, जैसे कि किताब पढ़ना हो, तो उस केस में वो चश्मे को हटा देते हैं। अब आओ एक बार समराइज कर लेते हैं। सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने उसका एक डायग्राम बना लिया और इसकी मदद से हमें ये समझ में आ गया कि डिफेक्ट कौन सा है। फिर हमने एक ऐसी सिचुएशन ली जिसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये पता हो, और फिर लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने फोकस और उसके बाद पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसकी मदद से ही फोकस की साइन की मदद से हम ये बता पाए कि लेंस कौन सी यूज हो रही है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ये कि हमने साइन कन्वेंशन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। उसकी मदद से ही हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सी ये लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और उसके बाद जब पावर कैलकुलेट करना हुआ ना, तो हमने फोकस की वैल्यू SI यूनिट्स में ही डाली, मीटर्स में कन्वर्ट करके। आओ आई डिफेक्ट पे एक सवाल बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है वीना कैन नॉट रीड अ बुक
हेल्ड क्लोजर दैन 100 सेंटीमीटर। वीना एक किताब को नहीं पढ़ सकती है जब वो 100 सेंटीमीटर से पास रखा हुआ हो उसके आंखों से। नेम द आई डिफेक्ट, अब उसकी आंखों में डिफेक्ट क्या है उसका नाम बताओ। एंड प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, अब उसके चश्मे का नंबर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए ये बताओ। हमें पता है कि नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई ये होता है 25 सेंटीमीटर्स। तो देखो सबसे पहली चीज कि सवाल पढ़ने के बाद मैं सारी इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में उतार लूंगा। तो ये मैंने बना रखा है डायग्राम पहले से ही। ये हो गई वीना की आंखें और यहाँ पे मैंने 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर रखा है। देखो ये हो गया नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, इससे पास रखी हुई चीज़ों को तो नॉर्मल आई भी नहीं पढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से पास रखी हुई चीज़ों को वीना नहीं देख सकती है। इसका मतलब कि 100 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई चीज़ों को वीना देख सकती है क्लियरली। तो आओ इसे मार्क कर देते हैं। 100 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई चीज़ों को वीना देख सकती है, तो इसे मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया है। और वीना 100 सेंटीमीटर से पास रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाती है क्लियरली, तो इसे हम मार्क कर देते हैं रेड से। और इसे मैं मार्क कर रहा हूँ केवल 25 सेंटीमीटर तक, क्योंकि इससे पास रखी हुई चीज़ों को तो नॉर्मल आई भी नहीं देख पाती है। तो हाँ, अगर एक आंख दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख सके तो उसे कौन सी डिफेक्ट होती है? तो इसके डिफेक्ट का नाम होता है फार साइटेडनेस, मतलब दूर देखने की क्षमता। फार मतलब दूर और साइटेडनेस मतलब देखने की क्षमता, और इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी बुलाते हैं। तो आप पता करते हैं कि वीना की आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा और उस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा या कॉनकेव लेंस का। अब देखो अगर तुम्हें ये याद नहीं है ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। मान लो कि किसी भी लेंस का इस्तेमाल हो रहा हो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है या कॉनकेव भी हो सकता है। हम यहाँ पे मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर पता लगा लेंगे कि इस लेंस की पावर क्या होनी चाहिए, और फिर हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो देखो यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि पावर क्या होने वाली है लेंस की। तो उसे लिख लेते हैं। हमें पता लगाना है कि पावर क्या होने वाली है लेंस की, और मुझे पता है कि पावर क्या होता है। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज 1/f। ये हो गया फोकल लेंथ। अब देखो अगर मुझे इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे तो लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u। अब अगर मुझे एक ऐसी सिचुएशन पता हो इस लेंस के लिए जिसकी मुझे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, तो मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूं और फिर उससे पावर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है। तो देखो एक नॉर्मल आई ये 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट या फिर इससे दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये हो गया नॉर्मल आई का नियर पॉइंट। अब उसे लिख लेते हैं। ये हो गया नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। लेकिन वीना ये 100 सेंटीमीटर या उससे दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। यानी कि एक सेंस में मैं ये कह सकता हूं कि ये 100 सेंटीमीटर ये वीना का नियर पॉइंट है। ये वीना का नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ वीना। इसे मैं स्टार से लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो अगर एक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो तो वीना की आंखें इसे देख नहीं सकती हैं। लेकिन अगर हमारा लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दे 100 सेंटीमीटर पे यहां पे, तो फिर वीना की आंखें इस इमेज को देख पाएंगी। तो यानी कि हमारे पास एक सिचुएशन आ गई अपने लेंस की। हमारा लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को बना देगा 100 सेंटीमीटर पे। तो इसे हम निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके फोकल लेंथ और पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो यहाँ पे और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आप देखते हैं। देखो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा कुछ 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब उसे लिख लेते हैं। यू हो जाएगा कुछ 25 सेंटीमीटर और वी ये हो जाएगा यहां से कुछ 100 सेंटीमीटर। वी हो जाने वाला है 100 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन देखो यहां पे साइन कन्वेंशन को मत भूलना। तो आप क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट और इससे इंसिडेंट रे जा रही होगी राइट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो राइट डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेजरमेंट हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में लेंगे ना, वो पॉजिटिव के साइन के साथ लिखी जाएंगी, और जो भी मेजरमेंट हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ आने वाले हैं। तो ये गलत हो जाता अगर हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख देते। तो ये हो गया -25 और ये -100। अब इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ लेंस फॉर्मूले में। इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। सवाल की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सवाल को छुपा देते हैं। हाँ, तो हमें चाहिए 1/f। 1/f इज इक्वल टू 1/v, और v की वैल्यू हमारे पास आई है -100 सेंटीमीटर्स। मैं उसे यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह बच जाए। देखो सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए f की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आने वाली है। तो ये माइनस है 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू -25।
ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ हटा के, ये हो जाएगा प्लस। हाँ, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। तो 100 और 25 का एलसीएम ये हो जाने वाला है 100। तो अब इसे लिख लेते हैं, ये हो गया 100। हाँ, और -100 इंटू -1 ये होता है 100। तो ये ऊपर में आ जाएगा -1 और प्लस 25 इंटू 4 टाइम्स 100। तो 4 - 1 ये हो जाने वाला है 3 डिवाइड बाई 100। ये हो गई हमारी 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू हो जाने वाली है इसका रेसिप्रोकल 100/3। और देखो यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे v और u सेंटीमीटर में थे, तो f भी सेंटीमीटर में ही आने वाला है, सेंटीमीटर। अब देखो ये f की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आई है, तो यानी कि हमारा लेंस ये क्या होने वाला है, किस लेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू ये पॉजिटिव होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होती है। देखो अगर यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस ले लेते तो देखो इसकी फोकल लेंथ ये तो नेगेटिव आती है। इस पर अगर मैं इंसिडेंट लाइट रे को डालूं तो ये डाइवर्ज करने वाली है, और इसे अगर तुम पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इसकी प्राइमरी फोकस ये लेफ्ट साइड में आने वाली है, यानी कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी फोकल लेंथ ये नेगेटिव साइन के साथ आने वाली है। तो देखो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ ये पॉजिटिव आई है। तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए, नॉट क्योर बट उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप उसकी पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर होता है 1 फोकल लेंथ। हाँ, अब इस बात का ध्यान रखना कि फोकल लेंथ की वैल्यू हमें मीटर में डालनी है, ऐसा यूनिट में, तभी तो हमें पावर की वैल्यू ये ऐसा यूनिट में आएगी, डायोप्टर्स में। तो अब पहले यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि हम 100/3 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें आ जाएगा 1/3 मीटर। ये हो गया फोकल लेंथ। अब इसका रेसिप्रोकल हमें देगा पावर, तो पावर इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाने वाला है 3, और इसकी यूनिट्स हो जाने वाली है मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर्स। तो ये हो गई हमारी पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड टू क्योर हाइपरमेट्रोपिया ऑफ वीना। अब देखो यहाँ पे अमेजिंग चीज़ ये है ना कि हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। हम बस मैथ का इस्तेमाल करके पहले ये पता लगा लेंगे कि फोकल लेंथ क्या होने वाली है या फिर पावर क्या होने वाली है लेंस की, और फोकल लेंथ और पावर की जो साइन होगी ना, ये हमें बता देगी कि किस लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तुमने देखा होगा कि जब हम एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। अब फिजिक्स में हमें हर एक नए फिनोमेना को एक नया नाम देना बहुत ही पसंद है, तो इस नए फिनोमेना को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं डिस्पर्शन। अब पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। अब इस रे ऑफ लाइट को देखो, जब ये एक नए मीडियम में एंटर करती है, जैसे कि यहाँ पे वाटर, तो ये बेंड कर जाने वाली है अपने ओरिजिनल पाथ से। अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है इस मीडियम का, उतना ही ज्यादा ये रे बेंड करने वाली है अपने ओरिजिनल पाथ से, जो कि थी इसकी एयर में। अब स्नेल्स लॉ भी हमें सेम चीज बताता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए मीडियम का, तो यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल ये छोटा होना पड़ेगा। अब अगर लाइट रे को एक छोटा एंगल बनाना है नॉर्मल से, तो उसे और बेंड करना पड़ेगा नॉर्मल के टूवर्ड्स। लेकिन देखो अभी तक तो हम एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट को भेजूं तो ये सारे कलर्स में टूट जाने वाली है। अब देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हाइट लाइट, इसे असल में हम सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर सारे कलर्स की लाइट ये पास में आ जाए, ये ऑलमोस्ट मिल जाए, तो हमें ये व्हाइट कलर की दिखने वाली है। और जब ये व्हाइट लाइट मीडियम पे हिट करती है ना, तो सारे कलर्स ये अलग अलग रेशियो में बेंड करते हैं और इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसी फिनोमेना को, जहां पे कि व्हाइट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाए, इसी को हम नाम देते हैं डिस्पर्शन का। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल पे क्यों बेंड कर रही है, ये सारी कलर की लाइट एक सेम एंगल पे क्यों नहीं बेंड कर जा रही है। तो देखो असल में हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, अपना एक अलग वेवलेंथ होता है, और जनरली मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फंक्शन होती है वेवलेंथ की। ये डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, यानी कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होने वाली है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, मेरे टीचर ने तो मुझे बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये 1.33 होता है। तो देखो उनका कहने का मतलब ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ये ऑलमोस्ट 1.33 होता है। लेकिन असल में हर एक कलर के लिए हर एक वेवलेंथ की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम रेड लाइट को लो तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हो जाएगी कुछ 1.33, लेकिन अगर वहीं तुम ब्लू लाइट को लो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगी 1.34। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि एक रे ऑफ लाइट कितने अमाउंट से बेंड करने वाली है। अब क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, इसका मतलब कि हर एक कलर ये अलग अलग अमाउंट से बेंड करने वाली है, और इसलिए जब व्हाइट लाइट पड़ती है ना वाटर पे, तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद अलग अलग कलर में डिस्पर्स कर जाती है, सेपरेट हो जाती है। अब देखो जनरली मटेरियल्स के लिए
जितनी छोटी वेवलेंथ की लाइट लें उतनी ही ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इसका मतलब कि अगर मैं एक कम वेवलेंथ की लाइट लूं जैसे कि ब्लू, तो ये बहुत ही ज्यादा बेंड करने वाली है कंपेयर टू रेड कलर जिसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है। अब इसलिए वाटर में वायलेट कलर की लाइट ये सबसे ज्यादा बेंड करती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है कंपेयर टू ब्लू जो कि इससे कम बेंड करती है, और फिर ग्रीन, और फिर येलो, और फिर उससे कम बेंड करती है ऑरेंज, और सबसे कम बेंड करती है रेड। तो इसलिए जब भी तुम डिस्पर्शन देखोगे ना तो लाइट तुम्हें इसी कलर के ऑर्डर में मिलने वाली है। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि डिस्पर्शन होता क्या है और ये कैसे होता है। हमने ये भी देखा कि ज्यादातर मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वेवलेंथ ऑफ लाइट का फंक्शन होती है। जितना छोटा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा उतनी ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए होने वाली है मटेरियल की, और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी तो वो कलर ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करने वाली है मटेरियल में। एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करती है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये व्हाइट लाइट को डिस्पर्स नहीं करती है। अब इसी को समझने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। मैं एक स्केल के थ्रू एक ट्यूबलाइट को देखने वाला हूं जो कि व्हाइट लाइट की सोर्स है। हम स्केल के टॉप पार्ट से और मिडिल पार्ट से ट्यूबलाइट को देखने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे मैं कैमरे का एक्सपोजर कम करूं तो तुम्हें क्लियरली दिखने वाला है। देखो टॉप पार्ट से जो ट्यूबलाइट दिख रहा है वो कलर्ड है, और मिडिल पार्ट से जो दिख रहा है वो व्हाइट ही है। देखो मेरे पास एक बेटर इमेज है यहाँ पे। देखो ये टॉप वाला कलर्ड इमेज है और ये बॉटम वाला ये व्हाइट दिख रही है हमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को समझने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को साइड से देखने वाले हैं। तो ये हो गई मेरी स्केल, और मैं कहीं यहाँ से स्केल के थ्रू ट्यूबलाइट को देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आंख बना दी है और यहाँ पे हो गई मेरी ट्यूबलाइट। अब हम ट्यूबलाइट को देख रहे हैं स्केल के मिडिल पोर्शन और टॉप पोर्शन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे दिखाने के लिए दो रेस बना दिया है। अब अगर मिडिल पोर्शन से देखें तो हमें ट्यूबलाइट व्हाइट दिखती है, और अगर हम टॉप पोर्शन से देखें तो हमें ट्यूबलाइट कलर्ड दिखती है। अब ऐसा क्या अंतर है इसके मिडिल और टॉप पोर्शन में? अब इसे जूम करके देखते हैं। तो अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि स्केल की मिडिल पोर्शन इसकी साइड्स पैरेलल हैं, और स्केल की टॉप पोर्शन इसके साइड्स एक एंगल पे हैं। तो किसी कारण से जब व्हाइट लाइट ये पैरेलल साइडेड मीडियम से पास करती है तो ये व्हाइट ही दिखती है, लेकिन जब ये एंगल वाली मीडियम से पास करती है तो ये कलरफुल दिखती है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस स्केल की टॉप मोस्ट पार्ट के बारे में, जिसके साइड्स ये एंगल पे हों, ये पैरेलल नहीं हो। तो इसे दिखाने के लिए मैंने बना रखा है एक ट्रायंगल। देखो इसके साइड एंगल पे हैं, और देखो ऐसे मीडियम्स जिसके साइड्स पैरेलल नहीं हो इन्हें हम बुलाते हैं प्रिज्म। और ये किसी भी शेप एंड साइज के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही हम बनाएं, बस इसके साइड्स ये पैरेलल नहीं होने चाहिए। अब देखो ये एक 3D फिगर है, इसे अगर तुम 3D में देखो तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम इसे अभी बस फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो 3D में ऐसा दिखता है। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, और ये कनेक्टेड है रेक्टेंगल से। तो इसे हम बुलाते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ये बहुत ही कॉमनली यूज प्रिज्म है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो स्केल है ना, स्केल का टॉप मोस्ट पार्ट, ये भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये ऐसे दिखता है कुछ ऐसे, हाँ, एक राइट ट्रायंगल के शेप में, और इसलिए इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बुलाते हैं। अब वो देखते हैं कि लाइट इसके थ्रू जब पास करेगी तो कैसे निकलने वाली है। तो मैंने एक कलर की लाइट रे को इंसिडेंट करवा दिया इस प्रिज्म पे, और देखो ये लाइट रे ये वैक्यूम से जा रही है ग्लास के अंदर, यानी कि एक स्लोअर मीडियम में। जब भी लाइट एक स्लोअर मीडियम में जाती है तो ये बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बना दिया, और लाइट रे ये बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये हिट कर रही है इस सरफेस पे। देखो अब इस बार लाइट ये ग्लास से जा रही है वैक्यूम में एक फास्टर मीडियम में, तो इस बार ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे। तो यानी कि प्रिज्म ने इस लाइट रे को 2 बार रिफ्रैक्ट किया, दोनों बार इसने इसे नीचे की तरफ बेंड कर दिया है। देखो इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये हो जाता है ये वाला, और इस प्रिज्म ने इस लाइट रे को डेविएट कर दिया इसके पाथ से। तो यही करती है प्रिज्म, ये लाइट रे को इसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर देती है। अब ये तो हो गई एक कलर के लाइट की बात। अब अगर यहीं पे मैं व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊं जो कि सारे कलर से बना हुआ है, तो क्या होने वाला है? तो देखो डिस्पर्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट करती है ना, तो ये अपने सारे कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है, और सारे कलर्स ये अलग अलग अमाउंट से बेंड करते हैं। रेड लाइट थोड़ा कम बेंड करेगी, सबसे कम बेंड करेगी, और वायलेट लाइट ये सबसे ज्यादा बेंड करने वाली है, कुछ ऐसे। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो देखो सारे कलर्स अलग अलग हो गए हैं, सारे कलर्स बेंड जरूर हो रहे हैं, लेकिन रेड सबसे कम बेंड हो रहा है और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। तो जब ये कलर्स निकलेंगे ना तो ये अलग अलग हो जाने वाले हैं। अब यही कारण है जिससे कि हमें ट्यूबलाइट ये कलरफुल दिखती है जब हम इसे स्केल के टॉप मोस्ट पॉइंट से देखते हैं। तो अब आओ देखते हैं कि जब हम लाइट को इस स्केल के बीच वाले पोर्शन से देखते हैं ना तो क्या होता है। तो देखो स्केल का बीच वाला पोर्शन इसके साइड्स पैरेलल हैं, तो इसे दिखाने के लिए मैंने बना दिया है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी लाइट इसके थ्रू पास करती है तो ये पैरेलली इमर्ज करती है। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कलर की लाइट रे को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब ये लाइट रे जब ये अंदर जाएगी तो ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये बाहर निकलेगी तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्योंकि इसके साइड्स पैरेलल हैं इसलिए ये बेंडिंग ये इक्वल अमाउंट से होने वाली है,
और इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाने वाले हैं, और इसलिए ये इमर्जेंट रे ये पैरेलल रहने वाली है इंसिडेंट रे के। तो देखो एक प्रिज्म ये इंसिडेंट रे को डेविएट कर देता है अपने नॉर्मल पाथ से, जबकि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये इंसिडेंट रे को पैरेलली ही इमर्ज करवाता है। लेकिन ये तो हो गई एक कलर की लाइट रे की बात। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊं तो क्या होने वाला है? तो देखो व्हाइट लाइट ये जब रिफ्रैक्ट करता है ना, तो ये अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में टूट जाता है, ठीक वैसे ही कि जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म के केस में हो रहा है। तो यहाँ मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए। व्हाइट लाइट जब एंटर करती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को तो ये डिस्पर्स कर जाती है, लेकिन देखो क्योंकि इसके साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए जब ये इमर्ज करेगी ना तो ये सारी कलर्स एक दूसरे के पैरेलल होने वाली हैं, और यही हो जाता है की डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे इमर्जेंट कलर्स ये एक एंगल पे जा रही थी, ये छितरा जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इमर्जेंट कलर्स ये पैरेलल जा रही हैं, और इसी कारण हमें ये सारी कलर्स व्हाइट दिखने वाली हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि राम यहाँ पे भी तो सारी कलर्स अलग अलग हो गई है ना, तो फिर हमें ये व्हाइट क्यों दिखने वाली है? तो देखो असलियत में हमें कभी भी एक लाइट रे नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट रे होंगी। तो अगर मैं एक और व्हाइट कलर की लाइट रे को बना दूं पहले वाले के पैरेलल, तो इसके इमर्जेंट कलर जो है ना ये पैरेलल होने वाले हैं इसके। अब अगर ये लाइट रे को मैं थोड़ा सा और पास लेके आ जाऊं तो इसका रेड वाला कलर ये ओवरलैप कर जाने वाला है इसके वायलेट को। अब अगर बीच में मैं एक और लाइट रे को बना दूं तो हो सकता है कि उसका येलो ये ओवरलैप कर जाए इस वायलेट को, और अगर एक और बना दूं तो हो सकता है कि उसका ग्रीन ओवरलैप कर जाए इस वायलेट को। तो क्या होगा कि सारे कलर्स यहाँ पे ओवरलैप कर जाने वाले हैं, और इसलिए हमें ये पॉइंट व्हाइट कलर का दिखने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सारे व्हाइट कलर के लाइट रेस को बना दूं तो उनकी जो इमर्जेंट कलर्स है ना ये सारी पैरेलल होने वाली हैं, और ये सारी ओवरलैप करने वाली हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट कलर दिखने वाला है। लेकिन यही चीज़ प्रिज्म के केस में नहीं होने वाली है। यहाँ अगर मैं एक और व्हाइट रे लूँ तो देखो ये सारे कलर्स एंगल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भले ही वायलेट और रेड का ओवरलैप हो रहा है, लेकिन आगे जाके ये दोनों ही कलर्स सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। तो यही होने वाला है बाकी सारे कलर्स के साथ भी, तो इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं दिखता है। अब देखो इसी चीज़ को समझने का एक और तरीका है, जब ये रेस हमारी आंखों में जाएगी तो हमें क्या दिखता है। तो इसके लिए मैंने नीचे आंखें बना रखी हैं, ये देखो मैंने बस आंखों की कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना को ही ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि इसे समझने के लिए बस इसी की जरूरत है। तो देखो इस केस में सारी कलर की रेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि सारी पैरेलल रेस जब यहाँ इस लेंस में पड़ेंगी ना तो ये एक पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली हैं, कुछ ऐसे। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब अगर सारी कलर की रेस एक पॉइंट पे फोकस है तो यानी कि हमें इस केस में व्हाइट लाइट दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सारी रेड रेस ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि जब रेड कलर की रेस आएंगी ना तो ये एक पॉइंट पे फोकस होने वाली हैं कहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वायलेट रेस ये तो अलग एंगल पे आ रही हैं यार, तो सारी वायलेट रेस ये किसी और पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली हैं, और वैसे ही सारी बाकी सारी कलर्स भी अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, यानी कि इस केस में हमें कलर्ड लाइट दिखने वाली है। तो हमने इस वीडियो में प्रिज्म के बारे में सीखा। अगर इस पे एक लाइट इंसिडेंट करवाओ तो ये इमर्ज करती है किसी और एंगल पे, और अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाओ तो ये सारी कलर की लाइट ये अलग अलग एंगल पे निकलती है, और इसलिए हमें यहाँ पे कलरफुल लाइट दिखती है। लेकिन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में अगर लाइट इंसिडेंट करवाओ तो इमर्जेंट रे ये पैरेलल निकलती है इंसिडेंट रे के, और अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाओ ना तो सारी कलर की लाइट एक दूसरे के पैरेलल निकलती है, और इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट दिखती है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों जब तुम एक स्केल लो ना तो उसके बीच वाले पोर्शन से तुम्हें व्हाइट कलर की लाइट दिखेगी और टॉप वाले पोर्शन से तुम्हें एक कलरफुल लाइट दिखेगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम तुमने बचपन में तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो ऐसा होता है हमारी एटमॉस्फेयर के कारण। अगर तुम अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, तो उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो में यही समझते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे स्टार्स को ट्विंकल करवाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हमें स्टार की पोजीशन ये थोड़ी सी शिफ्टेड नजर आती है। मान लो कि तुम सरफेस पे खड़े होकर यहां से स्टार को देख रहे हो, तो स्टार से जो भी लाइट आ रही होगी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाने वाली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार की लाइट ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, और इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जब ये रेस तुम्हारी आंखों में जाएंगे तो तुम्हारा ब्रेन इन रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे तुम्हारे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा ना, ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, यही है सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि तुम्हारे ब्रेन को स्टार यहाँ पे दिखने वाली है। तो असल में जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो वो असल में थोड़ी सी नीचे होती है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है। अब इसी को हम कहते हैं एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन देखो ये असली कारण नहीं है स्टार्स के ट्विंकल करने का। अब बात करते हैं इसके असली कारण की। तो देखो जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल के हमारी आंखों पे नहीं आने वाली है, बल्कि ये हमेशा अपने पाथ को चेंज करती रहती है। और मैं तुम्हें इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को। देखो यहाँ पे लाइट ये एक जिगजैग पाथ पे चल के हमारे पास आ रही है, ये हमेशा अपना पाथ चेंज करती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की नहीं है, अलग अलग जगह पे डेंसिटीज अलग अलग हैं।
और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि एक जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ज़्यादा हैं, एक जगह पे कम, एक जगह पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं तो फिर दूसरी जगह पे कम। और देखो टेम्परेचर का भी इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होने वाली है, और कहीं पे गर्मी कम हो, ठंडी हो, तो फिर वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। और देखो समय के साथ साथ अलग अलग जगह की डेंसिटीज ये बदलती रहती हैं। मान लो कि अगर हवा चल गई तो फिर सारी की सारी डेंसिटी बदल जाने वाली है। तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है ना, इसलिए जब लाइट इन जगह से पास करती है ना, तो फिर इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, लाइट बेंड कर जाती है, और इसलिए लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल के हमारे पास नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा कंटिन्यूअसली ये अपने पाथ को चेंज करते जा रही है। अब इसी कारण होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे तुम पे जूम करूँ तो ये हो गई तुम्हारी आंखें, और ये कुछ 5 लाइट रेस तुम्हारी आंखों पे आ रही हैं, जिसके कारण कि तुम्हें स्टार ये कुछ इतना ब्राइट दिख रहा है। अब अगर अगले ही मोमेंट ये कुछ इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाए, ताकि ये वाली लाइट रे ये कुछ ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट कर जाए, कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाए, ताकि केवल 4 लाइट रेस ही अब तुम्हारी आंखों में पड़ रही हैं, तो यानी कि स्टार की ब्राइटनेस ये थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, ये थोड़ा सा डिम दिखने वाला है हमें, कुछ ऐसे। अब अगर अगले ही मोमेंट इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आ जाए, ताकि ये दोनों जो लाइट रेस है ना, ये भी कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाएं, तो अब हमारी आंखों में केवल 2 ही लाइट रेस आ रही हैं, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस ये और कम हो जाने वाली है। तो देखो ऐसा ही कुछ होता रहता है, हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है, तो हमारी जो लाइट रेस है ना, ये कंटिन्यूसली अपना पाथ चेंज करते रहते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ लाइट रेस जो कि हमारी आंखों में पड़ती हैं ये भी चेंज करती रहती है, जिसके कारण कि हमें जो स्टार की ब्राइटनेस दिखती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, और इसी को तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? देखो शाम के समय तुम वीनस को भी देख सकते हो स्काई पे, तो क्या वीनस स्टार्स की तरह ट्विंकल करता है? तो देखो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन हम धरती से इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। आओ इसे समझते हैं अच्छे से। तो यहां मैंने बना दिया है एक स्टार एक डॉट की तरह, और इसके कंपैरिजन में एक प्लैनेट ये थोड़ा बड़ा दिखने वाला है। अब देखो असलियत में तो प्लैनेट्स बहुत ही छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टार्स, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही पास है धरती के, इसलिए थोड़ी बड़ी दिखने वाली है, और स्टार ये बस एक डॉट की तरह दिखने वाली है। तो मैं मान सकता हूं कि हमारी जो प्लैनेट है ना, ये बहुत सारे डॉट से बनी हुई है, कुछ ऐसे, और ये सारी डॉट्स ये हमें ट्विंकल करते हुए दिखने वाली है धरती से, जस्ट लाइक स्टार। लेकिन देखो जब एक डॉट ये डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी, और जब वो डॉट डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी। तो इसलिए ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ ना, तो प्लैनेट की ब्राइटनेस ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है, ये ट्विंकल नहीं करने वाली है। अब इसी को दिखाने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है। मैंने इस ट्विंकलिंग स्टार की वीडियो को कॉपी करके बहुत बार पेस्ट कर दिया है इस प्लैनेट के ऊपर। तो क्या होगा कि प्लैनेट के सारे डॉट्स ये ट्विंकल करने वाले हैं, जैसे कि स्टार ट्विंकल कर रही है। अब उसे देखते हैं। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि प्लैनेट्स के सारे डॉट ये ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन देखो असलियत में हमें प्लैनेट कुछ इतना बड़ा तो दिखता है नहीं, चीज़ें बहुत ही दूर होती हैं और बहुत ही छोटी दिखती हैं, एक डॉट की तरह। तो आओ थोड़ा जूम आउट करते हैं इतना, ताकि कि दोनों ही प्लैनेट और स्टार ये डॉट की तरह दिखें। तो तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा कि स्टार ये हमें ट्विंकल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्लैनेट इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट है ना, ये ऑन एन एवरेज ये सेम ही रहने वाली है। तो इसी रीजन से हम बता नहीं पाते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ बहुत ही छोटी दिख रही हो, इसलिए मैं इसे थोड़ा पास में लाने वाला हूँ, मैं थोड़ा जूम इन करने वाला हूँ। तुम अपने स्क्रीन से थोड़ा दूर चले जाना, ताकि ये स्टार ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखे और ये प्लैनेट बहुत ही छोटा दिखे। तुम्हें नजर आएगा कि प्लैनेट्स बिल्कुल भी ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब आप वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने स्टार की ट्विंकलिंग के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ये अलग अलग होती है, और ये समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जब स्टार लाइट इनके थ्रू गुजरती है ना, तो ये हमेशा रिफ्रैक्ट करती रहती है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करती रहती है। तो इसके कारण जो नंबर ऑफ लाइट रेस हमारी आंखों में पहुंचती हैं ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हैं, और इसी कारण हमें स्टार की ब्राइटनेस ये फ्लक्चुएट करती हुई दिखती है। अब वैसे तो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही बड़े हैं साइज में, इसलिए हम उनके ट्विंकलिंग को नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ट्विंकलिंग स्टार्स बहुत ही सुंदर तो लगते हैं, लेकिन ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही दिक्कत प्रोवाइड करते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्टार्स और प्लैनेट्स की फोटो लेना चाहते हैं और उन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ट्विंकल करते रहेंगे, इनकी ब्राइटनेस फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो फोटो अच्छी नहीं आने वाली है। तो इसलिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने एक टेलीस्कोप बनाया, हबल टेलीस्कोप, और उसे डाल दिया एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में, ताकि ये हमारी धरती का हमेशा चक्कर काटते रहे और ये अच्छी अच्छी फोटो लेते रहे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, तो न रहेगा एटमॉस्फेयर, तो नहीं होगी ट्विंकलिंग। क्या तुम्हें पता है कि हमें जहां पे सन दिखता है वो एक्चुअली वहां पे होता नहीं है, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हमें थोड़ा पिचका हुआ दिखने वाला है, ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं दिखने वाला है। और सन हमें एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है।
अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट ये क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं। लेकिन सन के साथ ये अजीब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। आओ इसी के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे बना दिया धरती और सूरज को। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल सनराइज ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, हमें पता है कि धरती ये अपने एक्सिस पे गोल गोल चक्कर काटती है और इसी कारण तो डे एंड नाइट होता है। लेकिन असल में धरती बहुत ही बड़ी है और हम इसके साथ साथ गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम गोल घूम भी रहे हैं। हमें लगता है कि सूरज ये हमारा चक्कर काट रही है, कुछ ऐसे। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सन राइजेस, सूरज उग रहा है, लेकिन असलियत में तो हम गोल गोल घूम रहे हैं। अब देखो, सवाल ये है कि हमें सूरज कब उगता हुआ दिखने वाला है, कब जस्ट राइज करता हुआ दिखने वाला है, जब सूरज यहां पे हो या फिर यहां पे या फिर यहां पे। तो देखो, अगर तुम अपनी सीधी लाइन में देखो तो जो भी चीजें इस सीधी लाइन पे होंगी या फिर इसके ऊपर होंगी, हम उसे देख पाएंगे क्लियरली, क्योंकि उससे लाइट रेस हम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो भी चीजें इस सीधी लाइन के, तुम्हारी सीधी लाइन के नीचे होंगी, हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे जो लाइट आएगी ना, उसे यह धरती ब्लॉक कर देने वाली है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और देखो, इस सीधी लाइन को हम बुलाते हैं हॉराइजन, या फिर हिंदी में मैं कहूं तो इसे हम बोलते हैं क्षितिज। तो यानी कि जो भी चीजें हॉराइजन के ऊपर होंगी उसे हम देख पाएंगे, और जो भी चीजें हॉराइजन के नीचे होंगी हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें हॉराइजन को अच्छे समझाता हूं। तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो ना धरती पे, अगर उसी पॉइंट पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, सीधी लाइन से मेरा मतलब है कि एक टैंजेंट को ड्रॉ कर दूं धरती के इस पॉइंट पे, तो इसी को हम हॉराइजन बुला रहे हैं। तो हमारी सूरज ये क्योंकि हॉराइजन के नीचे है ना, तो इसलिए हम इसे नहीं देख पाएंगे। अगर मैं सूरज से एक लाइट रे को निकालूं तो ये तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती है, ये धरती की सरफेस ये से ब्लॉक कर लेने वाली है और ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखो, इस केस में तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई स्काई और ये हो गई हमारी लैंड, और यहाँ पे मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देख ही नहीं सकते हो। तो स्काई और धरती को सेपरेट करने वाली लाइन, इसी को हम बुला रहे हैं हॉराइजन। और हमारी सन ये अभी हॉराइजन के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर अगले ही क्षण ये हमारी सन ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए हॉराइजन के यहाँ पे कहीं, तो देखो अब सन से निकलने वाली जो रेस है ना, ये हम तक पहुंच सकती है। ये देखो हमारी आंखों तक आ सकती है और हम इसे देख लेने वाले हैं। तो तुम्हारे इस सीन में कुछ ऐसा दिखने वाला है, सन जस्ट ऊपर आने वाला होगा, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज। तो यानी कि जब सन हॉराइजन के जस्ट ऊपर आ जाए तो होनी चाहिए एक्चुअल सनराइज। लेकिन देखो, अभी तक हमने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की, धरती की एटमॉस्फेयर की, तो चलो इसे भी बना लेते हैं और सन को हॉराइजन के थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो आओ देखते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। वैसे तो सन हॉराइजन के नीचे है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आओ कुछ रेस को बना के देखते हैं। तो ये मैंने बना दी सन से निकलने वाली कुछ दो रेस। अब यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये रेस तो सीधी चली जाती और ये हमें नहीं दिखने वाली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है ना, तो ये रेस ये अब एयर में एंटर करने वाली है वैक्यूम से, और वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। तो जब एयर में एंटर करेगी तो ये स्लो डाउन हो जाने वाली है, और क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ गया है इसलिए लाइट ये थोड़ा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। और क्योंकि ये जा रही है स्लोअर मीडियम में, इसलिए ये लाइट बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आओ उसे बना लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था रिफ्रैक्शन के वीडियो में, तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार तुम वो वीडियो को देख के आ जाओ। अब देखो, ये लाइट रेस ये बेंड कर रही है और ऐसे बेंड कर रही है ना कि अब ये हमारी आंखों में पड़ने वाली है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ दिखने वाला है। तो देखो, हमारा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा, ब्रेन को लगेगा कि यही है सोर्स ऑफ लाइट, तो यानी कि ब्रेन को यहां पे सन दिखने वाला है। तो अमेजिंग चीज ये है कि अभी भी सन हॉराइजन के नीचे है, तो यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम सन को अभी ही देख पा रहे हैं। तो यही मैंने तुमसे कहा था स्टार्टिंग में कि सन तुम्हें जहां पे दिखता है ये वहां पे होता नहीं है, और एक्चुअल सनराइज के पहले ही हमें सन दिखना चालू हो जाता है, कुछ ऐसे। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम पहले हमें सन दिखना चालू हो जाता है, तो ये निकल के आया कुछ 2 मिनट। यानी कि सन को हॉराइजन क्रॉस करने में अभी 2 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन अभी ही हमें सन दिखना चालू हो गया है, सनराइज पहले ही हो गया है। और यही चीज ट्रू है एक्चुअल सनसेट के लिए भी। देखो, एक्चुअल सनसेट तब होगा जब सन हॉराइजन को क्रॉस करके नीचे चला जाए, उसके बाद हमें इससे कोई भी लाइट रेस नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम इसे 2 मिनट बाद तक भी देख सकते हैं। तो यानी कि सन हमें एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, और सन एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमारी एटमॉस्फेयर ये लाइट रेस को बेंड कर देती है नीचे की तरफ, हमारी तरफ, और इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ा ऊपर दिखने वाले हैं। और ये चीज ट्रू है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए, चाहे वो सन हो, चाहे वो स्टार हो, या फिर मून हो, या फिर कोई और भी प्लैनेट, सारी बॉडीज ये थोड़ा शिफ्टेड दिखने वाले हैं। अब देखो, ये जो इफेक्ट है ना शिफ्टिंग का, ये मैक्सिमम होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि हॉराइजन के पास में हो। देखो, जितना पास में होंगे ऑब्जेक्ट्स हॉराइजन के, उनसे निकलने वाली रेस ये उतना ही बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से।
तो यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रेस ये उतना बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से, और इसलिए इनकी जो शिफ्टिंग है ये मैक्सिमम दिखने वाली है। लेकिन अगर यही बॉडी ये सीधे हमारे ऊपर आ जाए बिल्कुल यहाँ पे, तो इनसे निकलने वाली रेस ये बिल्कुल ही नॉर्मल होने वाली है एटमॉस्फेयर के, तो यानी कि इनकी बेंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो यानी कि ऐसी बॉडीज ये बिल्कुल भी शिफ्टेड नहीं दिखने वाली हैं। तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हमें स्काई में ऑब्जेक्ट्स ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आते हैं, और ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नीचे होंगे स्काई में ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाले हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया तो उससे निकलने वाली रेस ये तो रिफ्रैक्शन के बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हम तो उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन जनरल ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नीचे होगा ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाला है। और अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाए तो फिर इसकी शिफ्टिंग की जो इफेक्ट है ना ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर आ जाए तब तो इसकी शिफ्टिंग की इफेक्ट ये बिल्कुल ही जीरो हो जाने वाली है। अब यही कारण है कि क्यों पुराने जमाने के जो सेलर्स थे ना वो उन स्टार्स का इस्तेमाल नहीं करते थे दिशा बताने के लिए जो कि होराइजन के पास में हो, क्योंकि ये स्टार्स तो बहुत ही ज्यादा शिफ्टेड है अपनी पोजीशन से, तो अगर वो इनको फॉलो करते तो वो तो आसानी से गुम हो जाते यार। अब देखो एक आखिरी चीज, सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें सर्कुलर नहीं दिखने वाला है, बल्कि ये थोड़ा सा चिपटा हुआ दिखने वाला है। देखो कुछ ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से पता लगाने की कोशिश करो। इसमें बिल्कुल ही यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो हमें पता है कि सनराइज और सनसेट के समय भले ही सन हमें होराइजन के ऊपर दिखता हो, लेकिन असल में ये होता है होराइजन के नीचे, और ऐसा हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और देखो हमने ये भी देखा कि जो पॉइंट जितना ज्यादा नीचे होगा होराइजन से ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखने वाला है। तो यहाँ देखो सन की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये बहुत नीचे है कंपेयर टू सन की टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट ये ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाली है कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट से। मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट ये यहाँ से यहाँ कुछ 1 किलोमीटर की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये 1 किलोमीटर से ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, और इसलिए हमें सन थोड़ा सा चिपटा दिखने वाला है कुछ ऐसे। अब यही रीजन है कि क्यों हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेलेस्टियल बॉडीज की पिक्चर लेना पसंद नहीं जब वो होराइजन के पास में हो। अब आओ वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे स्काई में शिफ्टेड नजर आते हैं। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास में होंगे होराइजन के ये उतना ही ज्यादा शिफ्टेड नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें सन एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखता रहता है, और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें थोड़ा चिपटा नजर आता है। तुमने ऐसी खूबसूरत पिक्चर्स तो बहुत देखी होगी जहां पे कि सनरेज का जो पाथ है ना ये हमें दिखने लग जाता है, ये विजिबल हो जाता है। लेकिन यार ऐसा होता क्यों है? आओ इसी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास पानी के हैं, और इनके थ्रू मैं एक रेड कलर की लेजर लाइट को शाइन करवाने वाला हूँ। देखो पहले ग्लास में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है, शुगर, और दूसरे ग्लास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो अभी हमें लेजर लाइट की पाथ ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये विजिबल नहीं है। अब मैं दूसरे ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध को। तो जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा ना तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेजर लाइट की पाथ ये हमें दिखने लग जा रही है, ये विजिबल हो जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि मिल्क ऐड करने के बाद हमें लेजर की लाइट की पाथ दिखने लग जा रही है और शुगर ऐड करने के बाद ये हमें नहीं दिखती है? तो आओ इसे समझते हैं। तो देखो जब मैं मिल्क को इस ग्लास में मिलाता हूं ना तो मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे इस ग्लास में फैल जाने वाले हैं, ये डिस्पर्स हो जाने वाले हैं पूरे ग्लास में। अब देखो जब लाइट इस ग्लास में पड़ेगी तो ये इन मिल्क पार्टिकल से टकराने वाली है और फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है। आओ इसे समझते हैं। तो मैं मिल्क के पार्टिकल को यहां पे बना देता हूं व्हाइट कलर से, कुछ ऐसे, और लाइट ये इस पे कुछ ऐसे पड़ने वाली है। हाँ, अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे ये रिफ्लेक्ट करने वाली है, लेकिन इस केस में एक अमेजिंग चीज होने वाली है। लाइट ये केवल एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में छितरा देते हैं, कुछ ऐसे। देखो हमने अभी तक देखा था कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे कि मिरर या फिर कुछ टेबल ले लो या फिर बुक ले लो, तो इन पे जब भी लाइट पड़ती है तो ये लाइट को केवल एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है छोटे पार्टिकल्स के लिए। छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं। देखो मुझे पता है कि इसे तुम और अच्छे समझना चाहते हो, लेकिन देखो इसे समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में बात हम डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस ये मान लो कि छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जब यही छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना तब रिफ्लेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज हो रही है। हमने ये देखा कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं, तो इस नई चीज का हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब कि छितराना। अब आओ इसी की मदद से समझते हैं कि क्यों जब लाइट को हम मिल्क से पास करते हैं तो हमें उसकी पूरी पाथ क्लियरली दिखने लग जाती है। तो देखो
मान लो कि मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूं कहीं यहां से, यहां पे मैंने बना दिया है अपना आंख। तो क्योंकि ये पार्टिकल ये लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसलिए कुछ ना कुछ रेस मेरी आंखों पे पड़ेंगी, चाहे मेरी आंखें कहीं पे भी हों, मुझे इससे कुछ ना कुछ लाइट आने वाली है। और क्योंकि मुझे इस पार्टिकल से लाइट आ रही है, तो यानी कि मैं इस पार्टिकल को देख पाऊंगा। अब देखो, इस पार्टिकल से मुझे रेड कलर की लाइट आ रही है, तो इसलिए मुझे ये पार्टिकल ये रेड कलर का दिखने वाला है, ग्लो करता हुआ रेड कलर का। तो ठीक वैसे ही जब ये लेजर की लाइट इन मिल्क पार्टिकल्स पे पड़ेगी, तो जो सबसे पहला वाला मिल्क पार्टिकल होगा ना, ये लाइट को स्कैटर कर देने वाला है हर डायरेक्शन में। और हम क्योंकि यहां से कहीं इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, तो हमें ये पहला वाला पार्टिकल ये रेड कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी लाइट इस पार्टिकल पे पड़ती है ना, तो ये पार्टिकल सारी लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इनफैक्ट ये बहुत ही कम लाइट को स्कैटर करता है। मैक्सिमम लाइट ये सामने सीधी लाइन पे चली जाती है, कुछ ऐसे। हाँ, तो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। मैक्सिमम लाइट ये सीधी लाइन पे आगे चली जाएगी, तो यानी कि जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है ना, ये इस पे पड़ेगी और फिर ये वाला पार्टिकल भी लाइट को हर जगह स्कैटर कर देने वाला है। और हमें फिर ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल ये भी रेड कलर का शाइन करता हुआ दिखने वाला है। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये भी ग्लो करेगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल ये भी ग्लो करेगा, और ऐसे करते करते एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी सारे पार्टिकल्स होंगे ना, ये सब रेड कलर से ग्लो करते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन यार, मिल्क के पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही पास पास भी होते हैं। ये तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखने वाले हैं, वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इन्हें थोड़ा बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। तो देखो, असल में क्या होगा कि तुम्हें इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले हैं, बल्कि तुम्हें यहां पे एक स्ट्रेट रेड कलर की ग्लो करती हुई लाइन दिखने वाली है। ऐसा ही कुछ तो हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था ना, एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में एक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जब लाइट ये मिल्क से पास करती है, तो हमें उसका पाथ ये क्लियरली दिखने लग जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पाथ पे जो भी मिल्क के पार्टिकल्स है ना, ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी आंखों की तरफ और ये ग्लो कर रहे हैं। तो देखो, हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि मिल्क से जब लाइट पास करती है तो क्यों हमें लाइट का पाथ दिखता है। लेकिन जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो, ये मैं इस आग को हटा देता हूं, जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो, तब उसका पाथ हमें क्यों नहीं दिख रहा है यार? तो क्या शुगर सॉल्यूशन ये लाइट को स्कैटर नहीं करती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करती है, लेकिन अलग अलग अमाउंट से। देखो, जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं ना, वो ज्यादा स्कैटर करते हैं लाइट को, और हमें वो लाइट ज्यादा ब्राइट दिखती है। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी साइज छोटी होती है, वो लाइट को कम स्कैटर करते हैं और उनकी लाइट हमें थोड़ा फेंट दिखती है। तो अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं, तो पार्टिकल साइज ये अगर छोटी हो जाए 1 नैनोमीटर से, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा फेंट होने वाली है और हम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो यही होता है किसी भी सॉल्यूशन के केस में, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उनसे जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये बहुत फेंट होती है और हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। और इसलिए यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन से जब लाइट पास कर रही है तो हमें इसका पाथ नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ मिल्क के केस में मिल्क के जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी, रफली कुछ 70-80 नैनोमीटर मान लो। तो इसलिए इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट है ना, ये हमें दिख जाती है। अब देखो, अगर पार्टिकल साइज कुछ ज्यादा बड़ी हो जाए ना, तो भी दिक्कत है। अब तुम सोच रहोगे कि राम, तुमने अभी कुछ देर पहले कहा कि जितनी ज्यादा बड़ी पार्टिकल की साइज होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है, तो फिर दिक्कत कहां से आ गई? तो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा बड़ी होगी पार्टिकल की साइज, उतनी ज्यादा स्कैटरिंग तो होने वाली है, लेकिन दिक्कत किसी और चीज में है। आओ उसे समझते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं, तो पार्टिकल साइज ये कुछ अगर मान लो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, ये बस एक रफ नंबर है, ओके, 1000 नैनोमीटर से कुछ बड़ा हो जाए तो दिक्कत आने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स को ले लो, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन देखो ये फिर भी बहुत ही अच्छे से लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम रात में कहीं किसी डस्टी एरिया में खड़े हो और आसपास कोई व्हीकल है, कुछ कार है जिसकी हेडलाइट ऑन है, तो तुम उस लाइट के पाथ को क्लियरली देख पाओगे डस्ट में। और ऐसा इसलिए क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे। अब देखो, दिक्कत ये है ना कि डस्ट के पार्टिकल्स क्योंकि बड़े होते हैं, इसलिए ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाते हैं और इसलिए जो स्कैटरिंग की इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाती है। अब मानो कि जैसे कि मैं एक चम्मच डस्ट पार्टिकल्स का लूं और इस ग्लास में दूध की जगह पे मिला दूं, तो क्या होने वाला है कि डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ही कम समय तक के लिए पानी में मिले रहने वाले हैं। और जब तक ये डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट के पाथ में रहेंगे, तब तक हमें स्कैटरिंग दिखेगी और हमें इस लाइट की पाथ क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन तुरंत ही ग्रेविटी के कारण ये सारे डस्ट पार्टिकल्स ये नीचे की तरफ बैठ जाने वाले हैं और यहाँ पे कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं लाइट के पाथ में और हमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं दिखने वाली है। तो यानी कि अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाए तो वो ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाती है और इसलिए हमें स्कैटरिंग ये बहुत ही कम समय तक के लिए दिखती है। तो अगर तुम्हें स्कैटरिंग क्लियरली देखनी हो तो बेस्ट केस ये होगा ना कि तुम ऐसे मिक्सचर करो जिसमें कि पार्टिकल की साइज ये बड़ी हो 1 नैनोमीटर से, ताकि स्कैटरिंग तुम्हें क्लियरली दिखे
और ये छोटी हो 1000 नैनोमीटर से, ताकि पार्टिकल्स जल्दी सेटल डाउन नहीं करें ग्रेविटी में। और ऐसे मिक्सचर्स को हम बुलाते हैं कोलॉइड्स। ये बेस्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। और ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटी हो, इन्हें हम बुलाते हैं सॉल्यूशंस। और ये वर्स्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होती है ना, ये बहुत ही फेंट होती है और ये हमें क्लियरली नहीं दिखती है। और ऐसे मिक्सचर जिनमें कि पार्टिकल साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी हो, इसे हम बुलाते हैं सस्पेंशन। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लाइट के पास में कोई पार्टिकल बचता ही नहीं है, तो यानी कि कोई स्कैटरिंग दिखती ही नहीं है हमें। तो अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देख ली। अब आप एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन पे फोकस करूँ तो तुम्हें लाइट का पाथ ये हल्का हल्का दिखने लगेगा। लेकिन देखो, ये हमें शुगर सॉल्यूशन के स्कैटरिंग के कारण नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर मैं तुम्हें जूम इन करके दिखाऊं तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो जब मैं शुगर को डाल रहा था ना, तो उसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो गए। और इन डस्ट पार्टिकल्स की साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी है, और इसलिए इन्होंने एक सस्पेंशन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और इसी कारण हमें लाइट की पाथ हल्की सी दिखनी चालू हो गई है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बड़ा सा डस्ट का पार्टिकल दिखने वाला है। ये इतना बड़ा है कि हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। अब थोड़े ही समय में ये लाइट के पाथ के बीच में आने वाला है, और जैसे ये बीच में आएगा ना, वैसे ये बहुत ही ब्राइटली लाइट को स्कैटर करने वाला है। देखो ध्यान से, ये आ गया लाइट के पाथ के बीच में। हाँ देखो, ये कितना ब्राइटली ग्लो कर रहा है, ये कितना ब्राइटली लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो देखो, पार्टिकल जितने ही बड़े होते हैं ये उतना ही ज्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटेशन कारण सेटल कर जाते हैं नीचे की तरफ, और ये जब लाइट के पास से हट जाएंगे तो फिर स्कैटरिंग तो होने वाली है ही नहीं। तो इसलिए सस्पेंशन के केस में कभी भी स्कैटरिंग को देखोगे ना, तो वो कोलॉइड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होने वाली है। इसलिए अगर तुम्हें स्कैटरिंग को अच्छे से देखना है तो हमेशा कोलॉइड्स को पिक करना। अब एक आखिरी चीज, जब भी हम कोलॉइड्स के केस में स्कैटरिंग की बात कर रहे हो तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं टिंडाल इफेक्ट या फिर टिंडाल स्कैटरिंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन टिंडाल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया है टिंडाल इफेक्ट। अब आप वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या फिनोमेना होती है, और इसकी मदद से हम लाइट के पाथ को कैसे क्लियरली देख पाते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है? हमारा सन जो कि व्हाइट कलर का है, ये दोपहर में येलो कलर का क्यों दिखता है? सनराइज और सनसेट ये हमें रेड कलर की क्यों दिखती हैं? तो अगर मुझे तुम्हें शॉर्ट में आंसर देना हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये ब्लू कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड कलर की लाइट को। अब आओ इसी को डिटेल में समझते हैं। तो पिछले एक वीडियो में हमने स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में बात की थी। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि जब लाइट एक छोटे से पार्टिकल पर पड़ती है तो ये पार्टिकल लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देता है, स्कैटर कर देता है। और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमें ये पार्टिकल उसी कलर का दिखता है, उसी कलर का ग्लो करता हुआ दिखता है जिस कलर की लाइट को उसने स्कैटर किया हो। जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल येलो कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो इसलिए हमें ये पार्टिकल येलो कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। तो हमारी जो सनलाइट है ये व्हाइट कलर की होती है, और हमने पहले ये देखा है कि व्हाइट कलर की लाइट ये बाकी सारे कलर की लाइट को कंबाइन करने से बनता है। यानी कि अगर मैं एक रेनबो के सारे कलर्स विबग्योर इन्हें कंबाइन करूं तो मुझे व्हाइट लाइट मिलने वाला है। अब देखो, अगर एक पार्टिकल पे व्हाइट लाइट पड़ रही है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे कलर की लाइट एक साथ में पड़ रही है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं ना, ये वायलेट लाइट को कुछ ज्यादा ही स्कैटर करते हैं और रेड लाइट को बहुत ही कम स्कैटर करते हैं, और इसी के कारण हमें स्काई और सन ये अलग अलग कलर की दिखती है। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं। तो देखो, इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी बात हम बाद में ही करने वाले हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग ट्रेलर दिखा दूंगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो आओ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। हाँ, तो देखो, अभी तक हम लाइट को एक लाइट रे की तरह ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन लाइट को हम वेव की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि समुद्र में वेव्स होते हैं, या फिर अगर तुम एक रस्सी लो और उस पर झटका दो तो ऐसे कुछ वेव बन जाएगा। वैसे ही हम लाइट को भी वेव की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखो, वेव्स अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं। तो क्या होगा कि कुछ वेव्स पिचकी हुई होंगी यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ की, और कुछ वेव्स फैली हुई होंगी यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ की। अब देखो, जब शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स ये हमारी आंखों पे पड़ती है ना, तो हमें वो वायलेट कलर की नजर आती है, और जब लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स ये हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो ये हमें रेड कलर की नजर आती है। तो यानी कि वायलेट कलर की लाइट इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये सबसे ज्यादा पिचकी हुई होती है। फिर इंडिगो की इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी, ब्लू की इससे भी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और ऐसे करते करते रेड की वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा फैली हुई होती है।
अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज ये वायलेट की वेवलेंथ से भी ज़्यादा छोटी होती है, और ये सबसे छोटी वाली वेवलेंथ की लाइट यानी कि वायलेट को सबसे ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं, और सबसे बड़ी वेवलेंथ की लाइट को सबसे कम स्कैटर कर पाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायलेट लाइट को ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं और रेड लाइट को ये सबसे कम स्कैटर करते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रेलर। अब इसकी मदद से तुम ये समझ सकते हो कि पार्टिकल्स अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं, लेकिन बाद में। अभी आओ अपने स्काई पे वापस आते हैं। तो अगर एक स्काई के पार्टिकल पे सन की व्हाइट लाइट पड़े तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने वाली है ब्लू कलर के लाइट की, और उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम रेड कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होने वाली है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा कि राम, तुमने तो कहा था कि वायलेट कलर की लाइट की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने वाली है, यहाँ पे तो हमें वायलेट कलर की लाइट दिख नहीं रही है। तो देखो इसके दो कारण हैं। सनलाइट में वायलेट कलर ये पहले से ही बहुत कम होता है, तो अगर वायलेट कलर बहुत ही कम इंसिडेंट होगा तो बहुत ही कम स्कैटर भी होने वाला है। और एक रीजन ये भी है कि हम ह्यूमंस की आंखें वायलेट कलर की लाइट को देखने में बहुत ही कम सेंसिटिव हैं, यानी कि हम वायलेट कलर की लाइट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और यही दो रीजंस हैं जिसके कारण कि हमें यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट में वायलेट कलर बहुत ही कम दिखने वाला है, और ये इंडिगो ब्लू, ये दोनों मिलकर एक ब्लू का शेड देने वाले हैं। तो यानी कि तुम अगर स्काई के पार्टिकल को कहीं से भी देखो ना, तो ये तुम्हें ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ नजर आने वाला है, और इसलिए में पूरी की पूरी स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसी नई कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले मैं इसे हटा के थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि किस कलर का सन और किस कलर का स्काई हमें दिखने वाला है अगर हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हो तो यहां मैंने बना रखा है अर्थ को, और तुम यहां पे कहीं खड़े हो, और अभी दोपहर का समय है, तो सन बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर है, और सन की व्हाइट लाइट ये ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि सन की कलर और स्काई की कलर क्या होने वाली है? यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो तुम अगर सीधे सन की तरफ देखो कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो ऊपर से व्हाइट कलर की लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है, तो यानी कि सन तुम्हें व्हाइट कलर का दिखने वाला है। अब अगर तुम कहीं और स्काई की तरफ देखो, मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पे तो कोई लाइट सोर्स है नहीं, तो यानी कि यहाँ से कोई भी लाइट तुम्हारी तरफ नहीं आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल ही डार्क दिखने वाला है यहाँ पे, यानी कि स्काई की कलर तुम्हें ब्लैक दिखने वाली है। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद से एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक व्हाइट लाइट की टॉर्च लेना और एक अंधेरे रूम में जाना। अब अगर तुम व्हाइट लाइट के टॉर्च को डायरेक्टली देखोगे ना, तो वो व्हाइट कलर की दिखने वाली है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट तुम्हारी तरफ छोड़ रही है। अब अगर तुम कहीं भी और देखोगे रूम में, तो तुम्हें डार्कनेस से दिखने वाला है, बिल्कुल ही ब्लैक कलर दिखने वाला है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही है तुम्हारे आंखों की तरफ। ठीक वैसे ही अगर धरती पे एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हमें सन व्हाइट कलर का दिखने वाला है, और स्काई ये ब्लैक कलर की या फिर डार्क दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होने वाली है। और बिल्कुल यही व्यू हमें देखने को मिलता है मून से भी। देखो मून पे एटमॉस्फेयर ये बहुत ही पतली होती है, तो बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है, तो यहाँ से तुम अगर स्काई को देखो तो ये बिल्कुल ही ब्लैक दिखने वाला है। अब आओ देखते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर हो तो हमें स्काई ब्लू क्यों नजर आती है। तो यहाँ मैंने बना दिया है एटमॉस्फेयर और उसके पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स पे जब सन की व्हाइट लाइट पड़ेगी ना, तो ये पार्टिकल्स ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाले हैं। वैसे बाकी सारे कलर्स भी स्कैटर होंगे, लेकिन थोड़े कम। तो इसलिए तुम किसी भी डायरेक्शन में देखोगे ना, तो तुम्हें एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर से ग्लो करते हुए नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसको भी दिखाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक टैंक पानी और एक व्हाइट लाइट की टॉर्च और थोड़ा सा मिल्क। अब इस बार हम टॉर्च को देखने वाले हैं इस टैंक के थ्रू, तो मैंने लाइट और अपने बीच में इस टैंक को डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ। देखो स्कैटरिंग की वीडियो से तुम्हें याद होगा कि मिल्क के पार्टिकल्स ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, और ये वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है ना, ये अब हमारे एटमॉस्फेयर की तरह एक्ट कर रहा है। इस मिक्सचर में मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू लाइट को बहुत ज़्यादा स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो जब मैंने मिल्क को ऐड किया तो उसके बाद ये पूरा जो मिक्सचर है ये ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है, क्योंकि अब मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी तरफ। तो है ना ये एक अमेजिंग चीज़। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम मिल्क को ऐड कर रहे थे तो पानी का कलर ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ये जो व्हाइट टॉर्च थी इसका कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? तो इसे समझने के लिए हम वापस से अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो सन की जब व्हाइट लाइट ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो ये पार्टिकल से टकराती है, और फिर ये पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर अवे कर देते हैं। तो अब हमारी व्हाइट लाइट में बचा क्या? तो देखो वायलेट तो पहले से था ही नहीं, और इंडिगो ब्लू ये स्कैटर अवे हो चुका है, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये बहुत ही कम स्कैटर हुए हैं। तो यानी कि यही 4 कलर बच रहे हैं। अब इन कलर्स को अगर हम मिक्स करें तो हमें एक येलो कलर का शेड मिलने वाला है। यानी कि अब ये सनलाइट ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इसमें बस एक येलो कलर का शेड ही बच गया है, और जब ये हमारी आंखों में जाएंगी तो हमें सन येलो कलर का नजर आने वाला है।
अब इसी कारण से हमें एक्सपेरिमेंट में ये व्हाइट टॉर्च ये येलो कलर की नजर आ रही है। अब आओ अपने आखिरी सवाल पे आते हैं, सनराइज और सनसेट ये हमें रेडिश क्यों दिखता है? तो देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस अंतर इस बात का है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हॉराइजन के पास में होता है, तो हमें जो सनराइज है ना ये कुछ ऐसे हमारी आंखों में आने वाली है। तो इस बार सनलाइट को एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा कवर करके आना पड़ेगा हमारी आंखों में, इन कंपैरिजन टू जब सन नून पे हमारे जस्ट ऊपर ही था, और इसी कारण सारी डिफरेंस क्रिएट होती है। देखो कैसे, देखो इस बार क्या होगा कि जो सनलाइट है ना, क्योंकि ये बड़े हिस्से से क्रॉस कर रही है, इसलिए ये बहुत सारे पार्टिकल से स्कैटर हो रही होगी। तो इस बार ब्लू लाइट तो स्कैटर हो ही जाएगी, साथ के साथ ग्रीन और येलो ये भी स्कैटर हो चुकी होगी, और लाइट में केवल बच जाएगा लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट, यानी कि ऑरेंज और रेड लाइट। और इसलिए जब ये हमारे आंखों तक पहुंचेगी ना, तो केवल ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है, ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है, और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें सन ये रेड कलर का दिखता है। तो आओ आप इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट का टॉप व्यू दिखाऊं, तो अभी तक हम लाइट को पास कर रहे थे इस टैंक की शॉर्ट साइड के अलॉन्ग। अब मैं इस टैंक को रोटेट करने वाला हूं ताकि हम लाइट को पास करें इस टैंक की लॉन्ग साइड के अलॉन्ग, यानी कि लाइट को अब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि लाइट अब और ज्यादा स्कैटर होने वाली है। तो अब देखते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या होता है। तो अब हमें दिख रहा है कि लाइट ये ऑरेंजिश रेड कलर की दिख रही है हमें। हाँ, तो है ना ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चीज। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। यहाँ पे अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी देखो तो ये बहुत ही कम है, लाइट हमें बहुत ही डिम दिख रही है। और ऐसा ही होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में भी, सनलाइट ये बहुत ही डिम दिखती है हमें, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लाइट ये तो स्कैटर अवे हो चुकी है, और हमें जो लाइट मिल रही है ये बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट है। अब एक बोनस सवाल, हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? देखो मेरा मतलब है कि क्लाउड्स ये भी पार्टिकल से बने हुए हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इन पे जब लाइट पड़ेगी ना, तो ये भी लाइट को स्कैटर करने वाले हैं। तो फिर ये ब्लू लाइट को अगर ज्यादा स्कैटर करेंगे कंपेयर टू रेड, तो इन्हें भी ब्लू दिखना चाहिए था ना, तो फिर ये व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? तो देखो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर पार्टिकल की साइज ये वायलेट के वेवलेंथ से छोटी हो जाए, वायलेट सबसे पिचका हुआ वेव था ना, तो अगर पार्टिकल की साइज इससे भी ज्यादा छोटी हो जाए, इसके वेवलेंथ से भी ज्यादा छोटी, तो उस केस में ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करेगा, ब्लू को सबसे ज्यादा और रेड को सबसे कम स्कैटर करेगा, और इसलिए ये पार्टिकल हमें ब्लू दिखने वाला है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मिल्क के पार्टिकल्स, इनकी जो साइज होती है ना, ये वायलेट के वेवलेंथ से भी कम होती है, और इसलिए ये ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड, और ये हमें ब्लू दिखते हैं। लेकिन जो क्लाउड के पार्टिकल्स है ना, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका साइज बड़ा होता है, और अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो जाए, तो वो सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करेंगे। तो अगर हम क्लाउड्स की तरफ देखें तो हमारी आंखों में सारे कलर की लाइट स्कैटर्ड होकर आने वाली है, और अगर सारे लाइट को तुम मिला दो तो हमें व्हाइट मिलने वाला है, और इसलिए हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के दिखते हैं। और सेम यही चीज ट्रू है मिस्ट और फॉग के लिए भी। तो अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, तो ये अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करने वाली है, और इसलिए हमें सन और स्काई ये अलग अलग कलर्स के दिखते हैं। और अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बड़ी हो जाए, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज, तो ये हर एक कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट से स्कैटर करने वाली है, और इसलिए हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के दिखते हैं।